आज इस स्क्रीन पर बैठे लोग सिर्फ एग्जाम क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने डाउट, प्रेशर्स, रिलेटिव की बातें और काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स को हराकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अपना सपना पूरा किया है। आज ये सेशन केवल एक सेलिब्रेशन का नहीं है, बल्कि ये उन हजारों एस्पिरेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन भी है जो अभी इस रास्ते पर चल रहे हैं या शुरुआत करने वाले हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार झा, एकेजे एकेडमी से। सबसे पहले एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई। आप सभी लोगों ने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर निरंतर परिश्रम करते रहे हम और सही दिशा में और धैर्य के साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो वो चीज जो असंभव लगती है, जो इम्पॉसिबल लगती है, हम उसे भी हासिल कर सकते हैं। जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो सबसे पहले मन में एक ही प्रश्न होता है, सबसे पहले मन में एक ही डाउट होता है कि क्या हम क्वालिफाई कर पाएंगे। और जब ये डाउट आपका खत्म होता है, और वो खत्म तभी होता है जब आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करके उस चीज को हासिल कर लेते हैं जो आपने सोचा। तो आप सभी लोगों को पूरे एकेजे एकेडमी टीम की तरफ से ढेरों बधाइयां। एचपीएससी का रिजल्ट आ गया, तैयारी आप लोगों ने की थी, अब रिजल्ट आ चुका है, आपका रोल नंबर है रिजल्ट में। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को, कैसी फीलिंग आ रही है? व्हाट वाज द फर्स्ट इंप्रेशन जब आपने अपना रोल नंबर देखा? और जब रोल नंबर देखा तो वो कैसी फीलिंग आई थी, वो हम लोग जो है सुनना चाहेंगे। अनीता से शुरू करते हैं। हाँ जी सर। सर जब रिजल्ट, जैसे हमारे मार्क्स आए थे सर 26 को, तो उस दिन मेरे को आइडिया हो गया था कि मेरी 40 पे थी कि मेरा हो ही जाएगा। तो उस दिन सर मेरे को जैसे रात को नींद ही नहीं आई, इस वजह से कि फाइनली 1-1.5 साल जो हमने कि वो हमारी सफल रही, हो जाएगा मतलब। तो सर उस दिन मेरे को ज्यादा एक्साइटमेंट हुई थी। रिजल्ट वाले दिन तो यूं था कि हाँ आ ही जाएगा रोल नंबर तो, पर 26 को मेरे को बहुत ज्यादा यूं होता कि फाइनली जो मेहनत थी वो सफल हुई। बिल्कुल। पायल, कैसा लगा आपको जब आपने अपना रोल नंबर रिजल्ट में देखा? तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच। और मैं ये कहना चाहती हूँ सर, मुझे विश्वास नहीं हुआ था। इवन मतलब मैं 26 तारीख को पूरी रात नहीं सोई, सेम प्रीति अनीता की तरह, जैसा कि उन्होंने बोला। और मेरे पास इतने कॉल्स आए, मतलब मैं जिनका एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती ना कि इसका कॉल मुझे आ सकता है। मतलब मुझे उन लोगों के भी कॉल आए। और मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ सर। पता है मुझे बहुत ज्यादा टेंशन थी। वैसे तो 3 बजे तक ये हो रहा था कि रिजल्ट नहीं डलेगा, क्योंकि ऐसे बोल रहे थे इंटरव्यू भी नेक्स्ट डे भी है, 27 को भी है। तो 3-4 बजे से मेरी हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो गई। फिर रिजल्ट आया और बोला है कि भाई तेरे मार्क्स इतने हैं, ये नहीं पता कि तू मतलब जो तुम्हारी सीट है उसके अंदर है या नहीं। सर मुझसे वो नहीं देखा गया कि मैं मतलब मेरी 24 शीट थी डीएसटी के अकॉर्डिंग, मैं डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट से हूँ। तो मैं ये नहीं देख पा रही थी कि मैं कैसे देखूं कि मैं इन 24 बच्चों में हूँ या नहीं। मैं बैठी रही, वेट करती रही कि कोई मुझे बताए कि तू 24 में है। और लास्ट फिर मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया कि तू 24वीं मतलब 24 शीट में है और तेरा हो रहा है। तब जाके मुझे विश्वास हुआ। उसके बाद कॉल पे कॉल, फ्रेंड्स के, टीचर्स के, सबके। तो फिर सर बहुत अच्छा दिन था, एक सपना पूरा हुआ जो पिछले 1.5 साल से हम जिसके लिए मेहनत कर रहे थे। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल पायल, बहुत अच्छी फीलिंग्स थी। प्रीति, आपका क्या रिएक्शन था? नमस्ते सर। सबसे पहले तो सर मैंने रिजल्ट देखा तो यकीन ही नहीं हुआ। पहले तो बिल्कुल ही बार बार मैंने पीडीएफ में अपना रोल नंबर ही देखती रही मैं काफी टाइम तक कि क्या ये सच है। सपने जैसा लग रहा था सब कुछ, बहुत ज्यादा। फैमिली वाले बहुत खुश हुए, सबने मेरे फोटो लगा दिए स्टेटस पे। मेरे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज ये दिन आ गया है। सारे था ऐसा लगा? हाँ, सपने जैसा ही लग रहा था सर। और कल जब आपने पोस्टर बनाया ना हमारे, तो वो भी मैं काफी देर तक बैठ के देखती रही उसको भी। हाँ, वो मैं भी सर बार बार देख रही थी कि सर ने स्टेटस लगाया है, बहुत बड़ी बात है। काफी टाइम तक घंटे पर देखते रहे उसी को। इतना बड़ा अचीवमेंट है तो स्टेटस क्या, तो बहुत छोटी सी चीज है, तो कुछ भी नहीं। अभी तो हम लोग को सेलिब्रेट भी करना है, इस पूरे मोमेंट को सेलिब्रेट करना है। कम से कम ऐसी फीलिंग जो हमने अपने जीवन को बदल के रख दिया है, तो उस फीलिंग का
जो मेमोरी है ना वो लाइफ टाइम रहना चाहिए। बस यही रहा। बाकी फैमिली मेंबर बहुत खुश हुए, गांव में भी जैसे मिठाई वगैरह लेके आए, पूरे गांव में बांट दी वहीं पे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सीमा, बाकी कैसा सब रहा आपका रेस्पॉन्स? गुड आफ्टरनून सर। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू। यहाँ पर अगर मैं हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। अरे मैं वाह। बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थी ज्योग्राफी में, लेकिन आपने जो मुझे इतना अच्छा बना दिया है, बिल्कुल स्पेशल फील हो रहा है सर अपने लिए। और जिस दिन जैसे 26 को ये था ना कि रिजल्ट आएगा, नंबर दिखाएंगे, तो उससे पहले इतनी बेचैनी हो रखी थी अंदर, मेरे आंखों में पानी आ गया लास्ट तक आते आते। फिर मैं बोली मेरे को थोड़ा बाहर लेके चलो, और अपनी बहन को बोला कि तू देखना मेरा रिजल्ट, प्लीज मुझे ना बताना। तो फिर जैसे ही रिजल्ट आया उसने देखा, फिर उसने नंबर बताए मुझे कि तुम्हारे इतने इतने मार्क्स आए हैं और तुम्हारा हो सकता है। फिर भी मैंने एक साइड में बैठ गई और बोले कि चलो हम चेक करते हैं, तू मत देख। मैं काफी देर तक देखती रही, वैसे नंबर सुने ना तो अंदर से हो गया था कि शायद हो जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला कि तू तेरी ना 8th रैंक बन रही है तुम्हारी कैटेगरी में, तो हो जाएगा। तो ऐसे गाल हंस हंस के शाम तक यहाँ से दुखने लग गए। और फिर 26 को काफी, उसके बाद रिजल्ट आया फाइनल, तो अच्छे से सेलिब्रेट किया, इतनी सारी बधाइयां आई, ऐसे रात तक ऐसे हो गया था, रात को नींद ही नहीं आ रही थी सर। काफी ओ, कोशिश की मैंने लेकिन नींद नहीं आई, और इतने सारे स्टेटस बधाई, ऐसे हाथ दुखने लग गए थे टाइप करते हुए, बोलते हुए मुंह दुखने लग गया। थैंक यू सर। सेलिब्रिटी हैं आप सभी लोग, अभी सेलिब्रिटी हैं आप, समझ रहे हैं? इतने सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था इस एग्जाम के लिए। कल जब रिजल्ट आया ना तो बहुत सारे ऐसे मेरे मतलब बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो मतलब मुझे ऐसा लगता था ना कि उनका तो हो रहा है, बट मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ जब रिजल्ट में उनका रोल नंबर नहीं था। उनके कुछ 0.10 से 0.20 0.25 ये मार्क्स से उनके रिजल्ट्स रुक गए। तो अगर आपको मतलब ये फील आ रही है कि सिलेक्शन हो गया है तो नहीं पता है कि कैसे रिस्पॉन्स करें, कैसे रिएक्ट करें, तो सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि कितने लोग एकदम क्लोज थे, बिल्कुल बिल्कुल बाउंड्री पे ही थे, लेकिन नहीं हो पाया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर हम लोग यहाँ पर आज हैं तो कहीं ना कहीं वो एक जो आपने इतनी मेहनत की है सभी लोगों ने, रात रात भर जाग करके पढ़ाई किया है, तो एक रात तो ऐसी बननी चाहिए ना जब सक्सेस मिल जाए तो नींद ना आए। तो वो रात तो चलेगा, चलेगा वो रात। दीपिका, यस सर, गुड मैंने आफ्टरनून। बोला था कि सिलेक्शन लेकर के आना। यस सर। कैसा था फीलिंग जब हो गया, रोल नंबर देखा तो? सर फीलिंग नॉर्मल थी, मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आया कि फील क्या करना है उस टाइम। तो जब मैंने अपने पापा को देखा ना उस टाइम, वो खुश थे, तो मुझे लगा शायद खुशी होना होगा। तो उनको देख देख के मुझे ज्यादा खुशी हो रही थी, मुझे मेरे पापा को, मेरी फैमिली को देख के खुद से खुशी नहीं हुई, बट उनको वो खुशी फील करते देख के बहुत खुशी हुई सर। फैमिली जब ये खुश होती है ना तो लगता है कि सच में कुछ तो लाइफ में किया है, कुछ तो अचीव कर लिया है। यस सर। क्योंकि रियल फीलिंग्स वहीं से आती हैं। वही लोग हैं जो आपको देख रहे हैं इतने से इतने बड़े हो गए, उनसे ज्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता। यस मैं भी, मेरी भी एक छोटी सी बच्ची अभी 10 महीने की हुई है, जब वो हंसती है तो लगता है कि बस वो हंस रही है मतलब मैं हंस रहा हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। तो सर, ये वही है, सेम फील हुआ था मुझे उस दिन। बच्चे जब बड़े होते हैं, पेरेंट्स जब देखते हैं उनको कुछ हासिल करते हुए, तो जो खुशी, जो सेटिस्फैक्शन उनके चेहरे पे, उनके दिल में होती है ना, वो कहीं दूसरी जगह किसी के पास आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑफ कोर्स होना चाहिए, अगर वो खुश हैं तो आपको बेशक दुगनी खुशी होनी चाहिए। सर उस और दिन के बाद से मुझे अलग ही पापा दिख रहे हैं, वो एनर्जी पता नहीं कहाँ से उनमें आ गई है, अलग एनर्जी के साथ वो डेली उठ रहे हैं सुबह। सच में सही बात है, सभी लोग खुश हैं। हाँ, बधाइयां आ रही हैं ढेर सारी। चलिए बढ़िया है। तो सुषमा, आपका क्या रिएक्शन रहा, फैमिली रिस्पांस क्या रहा? आप कहीं पर हैं, लग रहा है क्लास वास ले रहे हो हाँ अभी। जी, नमस्ते सर। सर मैं एज ए टीजीटी वर्क करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर हरियाणा में ही लगी हुई हूँ सर, 12 साल हो गए मुझे यहाँ लगे हुए। क्या बात है,
तो सर मेरा रिएक्शन तो सर मेरे बेटे का रिएक्शन था देखने के लायक सर। बेटे की आंखों में आंसू आ गए सर जब जैसे ही ये तो पता चला बहुत कि मम्मा का बड़ी- सिलेक्शन हो गया तो सर बेटे की आंखों में आंसू आ गए। तो मेरे लिए तो वो सबसे बड़ी खुशी थी। सच में, सच में। और सर मेरे लिए बहुत बड़ी ड्रीम जॉब थी, क्योंकि जैसे मैं 2009 में सर एमए पास आउट हूँ। तो सर मैंने 2009 में ही उसमें पे एग्जाम हुआ था, एक एचपीएससी का एपी के लिए हुआ था। तो उसमें सर मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी, लेकिन उसमें पे मेरा हो नहीं पाया था। फिर बीच में सर 2019 वाला भी मैंने दिया इंटरव्यू, उसमें भी नहीं हुआ। एट लास्ट सर अब जाके हुआ है कहीं पर। और अब काफी सर लंबा देखो, स्टडी। अब तो सर प्रिंसिपल में भी प्रमोशन होने वाला है। तो ये तो डबल डबल खुशी है भाई, बिल्कुल तो ये तो सर। सेलिब्रेशन डबल है, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल सर। बढ़िया रहा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जो आपका ये जॉब रहा उसमें उसका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला होगा। कई सर सारे सबसे इंटरव्यूज आपने। बेस्ट सर मेरा जो सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस रहा सर, वो तो आपके सहयोग से रहा। क्योंकि मुझे काफी ज्यादा टाइम हो गया था सर पढ़ाई छोड़े हुए। तो इस लेवल से मतलब कि मैंने पढ़ाई की नहीं थी। तो मुझे मेरी एक फ्रेंड है सर अंजलि, उसके माध्यम से आपके बारे में पता चला। तो फिर मैंने आप वाला ही कोर्स लिया था। तो सर मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा सर। तो थैंक यू सो मच सर। सिलेक्शन आपकी वजह से हुआ है मेरा। इतना मेहनत आप लोग करे हो ना, नहीं सर, इतनी मेरा मेहनत सिलेक्शन तो होती है। सर देखो, मेरे को 2009 से अगर हम अब तक देखें अपना, तो सर काफी टाइम हो गया मुझे। तो 17-18 साल लगा लो लगभग। बहुत तो बहुत सर बढ़िया। 6 साल बाद में और ऐसी चीज के लिए तैयारी करना, तो सर काफी डिफिकल्टी महसूस हो रहा है मतलब। ये सच में एक इंस्पिरेशन है कि बिल्कुल। हम जॉब कर रहे हैं और ऑफ कोर्स आप एक मदर हो, हाँ, उसके हाँ जी बावजूद घर सर। की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल है आपका, वहां पर आप हो, बिल्कुल भी देख रहे हो, उसके साथ साथ पढ़ाई भी आपने की और आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई भी कर गए। तो ये सच में बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है उन सभी लोगों के लिए, स्पेशली उन मदर्स के लिए। मैं कहना चाहूंगा जो ये सोचती हैं कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो अब जीवन में कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। आप उनके लिए सर बेशक बेटे का बहुत। सहयोग ज्यादा रहा मेरे। तो बेटा मेरे को पता क्या कहता रहा कि मम्मा आप पढ़ो, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं आपको। तो सर काफी ज्यादा सहयोग रहा है बेटे का। कितने समझदार बच्चे हैं, कितने समझदार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और सर आखिर में मतलब कि, क्योंकि सर जब हम यूनिवर्सिटी कैंपस में थे, तो तब से ही हम लोग ये सोचा करते थे यार, या तो आईएएस बने या फिर मतलब कि एपी बने। तो सर कोशिश की हुई दोनों चीजों की है, लेकिन उसमें नहीं जा पाए। और एपी में भी नहीं जा पाई सर मैं तो। ऐसा नहीं सर, तैयारी नहीं की, इंटरव्यू हर बार दिया, लेकिन हुआ नहीं सिलेक्शन कभी भी। फिर सर लास्ट टाइम पे सोचा कि एक बार कम से कम ड्रीम जॉब हासिल करने का विचार इस साल तो कर लें, एक बार लास्ट टाइम पे और दे लेते हैं एग्जाम। तो सर जाके कहीं लास्ट टाइम पर सर मिला है। और सर एज देखोगे सुनोगे सर, तो मैं कम से कम 38 के करीब हूँ सर। 40 में जाने वाली हो रही हूँ, बताओ। मतलब राउंड फिगर एग्जैक्टली हाँ अगर जी, हाँ 40 जी के एज सर। को देखें, इतना जी इतना सर। आसान नहीं होता है चीजों को याद रख पाना। बिल्कुल सर। इतना अभी हम आएंगे, इन सब चीजों के ऊपर भी बात करेंगे। जी बड़ा सर। अच्छा लगा ये करके कि आप लंबे समय से इस फील्ड में हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो लगन थी, कहते हैं लोग कि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, हाँ तो जी उनको सर आप बिल्कुल। ये कंपटीशन सर कितना मेरे लिए टफ। तो चैलेंज था कि मुझे तो यंग बच्चों से कंपटीशन करना था। यहाँ पे डबल कंपटीशन हो जाता है ना, एक तो पहले खुद से बिल्कुल लड़ो, सर। खुद की सिचुएशन से हाँ जी लड़ो, सर। फिर वो जो यंगस्टर्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी हाँ जी सर जस्ट बिल्कुल। उनके साथ बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपने आप में। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान करके कि अगर सही मेहनत सही दिशा में की जाए तो असंभव कुछ भी है नहीं इस दुनिया में, सब कुछ नहीं है पॉसिबल। सर, बिल्कुल नहीं है सर। मैं इस बात को सिर्फ ढंग से सभी को कह सकती हूँ, ये वाली बात है। अगर मैं बन सकती हूँ तो सर मेरे ख्याल से कोई भी बन सकता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अभी हम आएंगे एक छोटे छोटे सेगमेंट पे। मैं जानना चाहूंगा आप सभी लोगों से, है ना, बहुत ही ब्रीफ में, कि जो हमारी ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो प्रिपरेशन की जर्नी थी, कि आपने सोचा असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कैसे और किस तरीके से शुरुआत हुई। अगेन सेम ऑर्डर से चलेंगे हम। अनीता, सबसे पहले आप। सर मेरी मास्टर्स 2024 में कंप्लीट हुई है सर। और हाँ इसी साल सर मेरा क्वालिफाई हुआ। और उसके बाद जो एचपीएससी एडवर्टाइज रीओपन हुई थी सर 15 डेज के लिए, हाँ हाँ। तो सर मैंने उसमें अप्लाई किया था सर। फिर जैसे तैयारी तो नेट वाली थी सर, और ट्रेनिंग के लिए। तो सर उसमें तो आपके बैच से जुड़ी हुई स्टार्टिंग से ही, तो उसमें मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई सर। फिर जब मेंस में
यूँ हुआ कि आपने लॉन्च किया था सर, तो फिर हाँ। मेरे लिए भी हमने वो वाला जॉइन कर लिया था सर। तो सर मेरे को मतलब ज्योग्राफी पढ़ना में काफ़ी इतना वो नहीं हुआ कि क्या होगा होगा। मैंने यूँ था कि चल मेरा तो फर्स्ट ही अटेम्प्ट था सर गवर्नमेंट जॉब के लिए आफ्टर मास्टर्स। तो मैं एन्जॉय के साथ सर यूँ थोड़ा-थोड़ा तो कभी होता था कि क्या पता नहीं होगा, पर सर फ्लो के साथ चलते रहे और सब चीज़ पॉजिटिव होती रही सर, फाइनली हो गया। अनीता, ये मुझे जान के बड़ी हैरानी हो रही है, मैं सरप्राइज्ड हूँ कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ जी सर। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, बहुत अच्छे। सीमा, बताइए आप कैसे जर्नी असिस्टेंट प्रोफेसर अब आप बन चुके हो, तो शुरुआत कैसे किया आपने, कब सोचा? सर जैसे ही मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया, मेरी मास्टर 2018 से 20 तक रही है, तो पापा जी ने कह के भेजा था कि आपको नेट करना बेटा जी, जैसे जैसे आप पढ़ाई करते रहोगे साथ में आपको नेट की तैयारी करनी है। तो मैंने ये सपना उनकी आंखों से देखा है। मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे बोला आप नेट करना, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है आपको। तो जैसे ही बीच में जैसे 2020 के अंदर जब कोरोना हुआ, तो हमें वापस बुला लिया गया और हमारे जो एग्जाम थे फिर वो सितंबर में लिए गए। तो साथ के साथ मैंने आपकी वीडियोस देखना शुरू, वैसे तो बीच में भी तैयारी करते रहे हम थोड़े बहुत, किताब जो एमए में थी उनसे साथ साथ प्रिपरेशन करते रहे, सिलेबस देखते रहे, नेट का क्या है, फर्स्ट पेपर का क्या रहा है। उसके बाद आपकी वीडियोस देखनी मैंने यूट्यूब पे निकाला कि कोई ज्योग्राफी के अच्छे से टीचर मिले मुझे, तो मेरी प्रिपरेशन में हेल्प हो, तो सबसे पहले आपकी ही वीडियो थी। और 2020 दिसंबर की बात है कि मैं अब से जब से लेकर अब तक आपसे ही जुड़ी हुई हूँ सर। वो वीडियो मुझे इतनी अच्छी लगी कि फिर मैंने एक दिन देखा कि आप जब दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते थे, हाँ, मैं तो अकेडमी पे था, हाँ बिल्कुल हाँ सही कहा अनअकैडमी आपने। में पढ़ाते थे सर आप, तो मैंने आपका जैसे यूट्यूब वीडियो से तो मेरा नेट क्लियर हो गया, उसी टाइम एमए भी हो गई, लेकिन अंदर से ये रहता था सर कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं अभी क्लियरिटी होने। तो मैंने तब आपका बैच लिया, बिल्कुल 24 दिसंबर मुझे शायद अभी याद है, 24 दिसंबर 2020 में। तो लगातार उसके आपने शॉर्ट नोट्स बनवाए, साथ में प्रिपरेशन की, बार बार रिवीजन किया, पी वाइज करवाए जो आपने यूट्यूब पे भी ऐप पे भी जितने भी करवाए, पूरे 1 साल प्रिपरेशन करी सर। और उस 1 साल की प्रिपरेशन में फिर जैसे कि कोरोना की वजह से 1 साल लेट हो गया था, तो 2022 में जो एग्जाम हुआ ज्योग्राफी का 5 जनवरी का, तो उसमें मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया सर। और तब ये लगा कि हाँ कुछ आता है मुझे ज्योग्राफी में बहुत। इसके बाद सर यही है वैकेंसी आई, मैंने पीजीटी वाली वैकेंसी पहले आई सर। तो उस टाइम मेरा 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए, इतनी मेहनत की थी सर काफी, लेकिन अंदर से इतना टूट गए कि लगा पता नहीं क्या ही गुम हो गया है लाइफ से, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई सर, तब मैंने जी जान लगा दी, और ऐसे ही जब टाइम नोट कर करके लिखते रहे, और आज का दिन है सर, हम यहाँ तक पहुंच गए सिर्फ आपकी वजह से। मेहनत है आपकी, ये आपकी मेहनत है। हम शिक्षक हम हैं जरूर, लेकिन हम लोग सिर्फ पथ प्रदर्शक है, मार्ग दिखा सकते हैं, उंगली पकड़ के चलाना सिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको है अपने कदमों को मजबूत करके, अपने इरादों को मजबूत करके। वो आज आपने इस चीज को प्रूव कर दिया है। बहुत अच्छे सीमा, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट, बहुत अच्छे। सर मैंने आपको अनअकैडमी से ही फॉलो किया था सबसे पहले, और मैंने मास्टर्स किया 2022 में कंप्लीट। उसके बाद जब मैं सेकंड सेम में थी, तब मैं आपके फ्री मॉक टेस्ट सीरीज देती थी अनअकैडमी पे, और तभी मेरा आपकी जैसे फ्री टेस्ट सीरीज से ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्लियर हो गया था। उस टाइम मैं सेकंड सेम में थी सर। तो सब बहुत खुश हो गए थे कि इसने मतलब कि इसका तो नेक्स्ट अटेम्प्ट जेआरएफ निकल जाएगा और ये वो ऐसे ही। तो सर आपके में जैसे ही मैं टेस्ट सीरीज देती थी ना, तो उसमें मैं बहुत कोशिश करती थी कि जैसे आप क्वेश्चन डालते, मैं बहुत जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई दे देती थी, उसको जो पोल लगाते थे आप तब। लेकिन चाह के भी मेरे आपके जैसे टॉप 10 में कभी रैंक नहीं आई मेरी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा रहा आपकी क्लास में शुरू से ही। शुरू से ही रहा, सही बात है।
ऐसे ही जैसे मैंने फिर ऐसे किया, जैसे 50 में से मेरे कुछ 45 क्वेश्चन सही थे, लेकिन फिर भी मेरा टॉप 10 में नाम नहीं आया। बहुत कोशिश की मैंने टॉप 10 में आने की। लेकिन हाँ, इसी कोशिश के चलते मेरा अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट हो गया था। इसके बाद फिर मैंने 2022 में मास्टर्स करने के बाद फिर मैंने एक प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लिया था तभी। उसमें फिर मैंने एमएससी को पढ़ाती थी और साथ साथ फिर नेक्स्ट सेशन में मैंने बीए को लिया था। फिर इसके बाद एक ईयर ड्रॉप हो गया था, तब उन्होंने बुलाया नहीं था मेरे को, और क्योंकि एनईपी लागू हो गई थी ना, तो कम वर्कलोड हो गया था, तो इसलिए फैकल्टी मेंबर भी कम हो गए थे, तो इसलिए मैं वैसे घर रह गई। और उसी साल एचपीएससी के फॉर्म निकल आए थे सर, और तभी आपका बैच देखा मैंने और परचेज कर लिया, जो भी मेरी सेविंग्स रही है कॉलेज की, और सारी आपकी बुक परचेज करके और कंटेंट ऐसे ही पढ़ती रही। मेरे पास सर स्टडी के कोई टूल्स नहीं रहे ज्यादा कुछ, मैंने आपके बैच से किया है जो भी किया है। और बाकी आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ, आपके इंस्ट्रक्शन सबको अच्छे से फॉलो किया, और आप जो भी बातें बताते थे क्लास में उनसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता था। और जैसे अब हो गया है फाइनली, तो सब यही बोल रहे कि सबसे कम एज में हुआ है, मेरी 25 एज है सर अभी। पहला अटेम्प्ट एचपीएससी का भी, और जो भी है सब कुछ पहली बार ही है। और कोई भी है यहाँ पे जो प्रीति से भी कम एज का है? 24। 24? आपकी तो सीट तो सर गई। जो भी पॉसिबल हुआ है सर आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है, ना तो मेरे पास कोई स्टडी टूल्स थे, बस कुछ भी नहीं था मेरे पास, कुछ भी। हम लोग बस जब आपका सेविंग्स मॉक थी और इंटरव्यू आपका। कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, आपने बताया था कि आप कॉलेज में पढ़ा रहे हो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, जी सर, है जी ना? सर। तो मुझे ऐसा लगा ना कि मतलब इतना इंटरेस्ट है ज्योग्राफी में कि ह्यूमन छोड़ दिया, फिजिकल छोड़ दिया, क्या पढ़ा रहे हैं? प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, वो भी रिमोट सेंसिंग और वो भी जीआईएस, विच इज वन उसमें ऑफ द इंटरेस्ट है। डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी प्रेजेंटली अगर हम देखें। तो मुझे इतना तो जरूर समझ में आ गया कि कुछ तो है, कि जरूर हो सकता है, बेशक आगे नाम जरूर आएगा, रोल नंबर जरूर आएगा। यहाँ कॉलेज में सर जब मैं पढ़ाती हूँ, यहाँ मेरे को ही आता है बस, और किसी को आता ही नहीं है जीआईएस। मेरे को ये सब मेरे ऊपर डिपेंड है सबको ही। और वो भी जैसे आपके वो ट्रेनिंग सेशन लिए थे, उनसे भी काफी नॉलेज हो गई थी। नहीं, बहुत अच्छे, तो बहुत। हाँ, जहाँ मैंने मुझे मौका मिला ना, वहां मैंने आपके कोर्स लिए और बुक्स वगैरह सब कुछ परचेज किया, और बहुत अच्छे बहुत से नोट्स वगैरह मेहनत बना की। के। और ये समझ में आ रहा है कि काफी, देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। सुषमा जी को देख जी लीजिए, सर, लंबी जर्नी, और हार नहीं माना। सबसे बड़ी बात ये है, हार ना मानना ही सबसे बड़ी जीत होती है। पहली जीत तो वही है। जी तो सर। वही है कि अगर हम हार ना माने तो ये सफलता आज आपके पास है, आज आप सक्सेसफुल हो। बहुत बढ़िया फिर प्रीति। यही है सर, फैमिली मेंबर भी ऐसे ही बोलने लगे कि इससे नहीं होगा, ये ऐसे टाइम पास कर रही है और बस ऐसे ही। फिर जैसे जैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, फिर सबको उम्मीद हो गई कि हाँ ये कर सकती है। उसके बाद मेंस हुआ, मेंस में मेरे ये था कि मैं ऐसे बॉर्डर लाइन पे होंगी, निकल जाऊंगी, मेंस में ऐसे ही रहता था मेरे। लेकिन ऐसे ही अलग छटते गए, फिर लास्ट में फाइनलिस्ट में आखिर में रोल नंबर आ ही गया सर। मेरे को पता नहीं था कि मैं इतना अच्छा अटेम्प्ट कर जाऊंगी। मैंने 12 क्वेश्चन ही किए थे सर इसमें भी, मेंस में, लेकिन 12 क्वेश्चन को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से किया था, जैसे आपने बताया था वैसे ही मैथ टेबल्स वगैरह बना के, और मैं अच्छे से, मतलब अच्छे मार्क्स आ गए थे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्रीति। हम सीधा आएंगे आपके पास सुषमा जी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पास थोड़ा अभी समय की कमी है। सर जैसे ही मुझे पता चला कि एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, तो मेरे हस्बैंड आए सर, गुड़गांव जॉब करते हैं टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में। तो आते ही उन्होंने सर मुझे प्रोत्साहित किया अपना कि ना सुषमा वैकेंसीज आ गई। तो सर मैंने उनको थोड़ा सा ये कह दिया कि नहीं, मैंने कहा कि अब मैं तैयारी नहीं करूंगी, मैं बस सेटिस्फाइड हूँ, 12 साल हो गए मुझे लगे हुए। तो बोला कि ना यार, बोला सुषमा तूने जल्दी हार मान ली। फिर सर उन्होंने एक दो चार शब्द और गए, फिर सर मैं अंदर से मेरा स्टूडेंट जाग उठा। तो फिर एक फ्रेंड है सर अंजलि, जो पहले से आपसे जुड़ी हुई है वो, तो मैंने उनको बताया अपने हस्बैंड को, मैंने कहा कि सर है एक अभिषेक सर, तो उनकी कोई कोचिंग है, मेरे को वो ज्वाइन करवा दो आप। अंजलि बता रही थी कि काफी अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो सर जैसे उन्होंने उनसे लिया, अंजलि से मैंने सारा आपके बारे में, और सर उन्होंने फिर मेरी जल्दी से कोचिंग करवा दी आपके यहाँ ज्वाइन। तो सर काफी ज्यादा सर, मैं तो यही कहूंगी कि मैंने तो ज्योग्राफी आपसे ही पढ़ी है इतने सालों बाद। तो सर आपका जो प्लेटफॉर्म है सर, मेरे लिए तो काफी ज्यादा प्रयास लगा लो चाहे, और सर काफी बेनिफिशियल रहा है। और दूसरी बात ये है कि सर इससे पहले भी सर मेरे को नौकरी सर अभी 12 साल से नहीं कर रही मैं तो सर पहले डीएसएसबी में लगी हुई थी, वहां से रेजिग्नेशन देके मैं यहाँ आई थी हरियाणा में।
और सर अभी ये मेरी थर्ड जॉब है। और उससे पहले वाली सर जेबीटी बेस पे जो लगी हुई थी वो तो मैंने ज्वाइन ही नहीं करी थी, क्योंकि 2-3 नौकरी साथ आई हुई थी मेरी। तो सर ऐसे करते हैं तो 5वीं जॉब है ये, और अगर जो मैंने ज्वाइन किया उसके अकॉर्डिंग ये थर्ड जॉब रहेगी मेरे। तो सर मैंने तो देखो हार नहीं मानी, मतलब मैंने तो, क्योंकि मेरे अंदर तो सर हमेशा ये लगा रहता था कि यार मेरे साथ वाले बच्चे बन गए हैं, मतलब मैं तो उस लेवल तक जा ही नहीं पाई, मतलब कहीं कहीं मतलब कुछ ना कुछ तो कमी रह गई सर। तो सर अपने आप में हमेशा एक स्टूडेंट को अंदर जिंदा रखा और मेहनत लगातार करती रही सर। पूरी साल हो गई सर। फिर आपका, हाँ जी सर, फिर मेंस में जैसे आप जो क्वेश्चंस देते थे सर, मैं स्कूल आती सर, अपनी क्लासेस लेती, उसके बाद जो वैकेंट होता सर उसमें चुपचाप बैठ के अपनी लैब में और वही मतलब क्वेश्चंस लिखती रहती सारे दिन बैठ के। और दूसरी बात सर, मैंने कभी मैंने चाइल्ड केयर लीव भी नहीं ली इस चीज के लिए। मैंने जो तैयारी की है अपनी स्कूल में रहकर ही तैयारी की है। जो सर आप कंटेंट में जैसे कुछ नया जोड़ते हैं, तो जैसे 11th और 12th में सर मैं पढ़ाने जाती एनसीईआरटी, तो मैं उन बच्चों को भी पढ़ा के आती सर, वही चीज बता के आती उनको आगे। इसमें ज्योग्राफी में ये नई चीज अभी ऐड हुई है, सब चीजें सर अच्छे से बच्चों को भी पढ़ाया मैंने आपके बार 11th और 12th में बेहतरीन तरीके से। बहुत बढ़िया। तो सर मेरा तो आपके साथ आपका प्लेटफॉर्म सर मेरे लिए तो काफी बेनिफिशियल रहा। मैं तो यही कहूंगी सर, अगर मैं आपसे ना जुड़ती तो शायद नहीं हो पाता। नहीं देखिए, वो तो हमारे लिए भी एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं आप जैसे स्टूडेंट्स हम लोग के पास हैं, इतने अनुभवी, इतने एक्सपीरियंस्ड। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब अपने अंदर का जो स्टूडेंट है ना, वो आपने जगाए रखा, वो बहुत सर जरूरी। वो तो जगह ही रखो, तो अभी भी जिंदा ही है। लेकिन जैसे होता है बहुत सारे लोग वो तो टीचर सर बन जिंदा ही जाते हैं, है जैसे मेरे नोन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो टीचर बन चुके हैं, वो सर। हिंदी में हैं, तो उनको होता है कि बस ठीक है अभी यहाँ हो गया ना तो बस बढ़िया है, वो कुछ और नहीं करना है। तो वही है कि सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं जो आपको लग रहा था कि नहीं हो सकता है कि मैं थोड़ा और अच्छा कर सकती हूँ, वो चीज आज रिजल्ट में दिखी। हाँ सर, क्योंकि सर हस्बैंड ने स्ट्रगल देखा हुआ था मेरा कि भाई ये बनना चाहती थी नहीं बन पाई, तो उन्होंने भी सर प्रोत्साहित किया इस चीज के लिए कि भाई हाँ भाई तेरे को करना है, तैयारी करना है मतलब। तो सर थोड़ा और 2 गुना साहस आ गया मुझ में कि भाई चल करते हैं। अच्छा, मैं आपसे जरूर पूछूंगा जब हम लोग मिलेंगे जी दिल्ली सर। मीटअप में, तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि आपके हस्बैंड ने ऐसी कौन सी बातें बोली आपको जिससे आपके अंदर का जो स्टूडेंट है एकदम से छप गया। वो जानना चाहेंगे, ताकि मुझे बिल्कुल भी सर। वो जादू मिले, ताकि मैं और भी स्टूडेंट को बता दूं, वो लोग भी पढ़ाई कर बिल्कुल सके। बिल्कुल सर। नहीं, बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। पायल, कैसा था आपका जो प्रिपरेशन की जर्नी है आपके इस एग्जाम के लिए, जो आपने शुरुआत की थी, कैसे की थी, थोड़ा उसके बारे में बताएं। सुषमा जी, अगर आपको निकलना है तो आप निकल सकते हो, रुकना तो आप आराम से रुकिए, कोई इशू नहीं है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, माइक ऑफ। हाँ सर, मैं स्कूल में ही हूँ, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं सर बोर्ड के, तो ऐसा अभी मेरे को कोई अर्जेंट काम है नहीं, मैं सुन लेती हूँ। ठीक है, डन डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ पायल। सर 2016 में मेरी मास्टर्स हुई थी। फिर उसके बाद, हाँ जी सर, फिर उसके बाद मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया। 2019 में मेरी बीएड हुई। फिर सर उसके बाद 2020 में शादी कर दी, पढ़ाई रुक गई बिल्कुल। फिर पढ़ाई रुक गई तो फिर हस्बैंड ने सबसे पहले बताया कि तुमने बीएड एमए किया है, बीएड भी किया है, तो तुम टीचिंग लाइन में जा सकती हो। तो उसके लिए सर उन्होंने मुझे सबसे पहले बार जो नवदीप मैम का कोर्स था फर्स्ट पेपर के लिए, वहां से मतलब मैं वो पढ़ना चाह रही थी। तो शायद मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, मैंने कोर्स शायद उनका लिया था या फिर पता नहीं मैंने शायद आपका कोर्स लिया था, वो मैं एक्सेस कर पाई थी शायद, ऐसा कुछ था। अनअकैडमी से मैं जुड़ी हुई हूँ आपसे। तो साथ साथ मेरा चलता गया। मैं मतलब उस टाइम तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करूँ, बस इतना था कि नेट करना है और बस यही है, नेट कर लें बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, नेट कर ले, जेआरएफ कर लें। तो फिर सर फर्स्ट टाइम नेट ही निकला, जेआरएफ नहीं निकला। कंटिन्यू सर शायद 5 बार नेट निकला, जेआरएफ नहीं निकला। बहुत ज्यादा उदासी होती थी देख के कि हर बार रह जाता है, बस पॉइंटों में रह जाता था। फिर लास्ट जो मर्ज साइकिल था, मर्ज था दिसंबर 2021 और 22 वाला था शायद, उसमें मेरा हुआ जेआरएफ। फिर सर फाइनेंशियल कंडीशन मतलब मुझे लगा कि जेआरएफ हो गया है, स्कॉलरशिप ले सकती है। फिर सर पीएचडी के लिए अप्लाई करना शुरू किया। फिर पीएचडी में मतलब नहीं होता था एडमिशन। फिर सर 2023-24 में आपके एमडीयू में पीएचडी में एडमिशन हुआ। आई थिंक दीपिका को जानती हूँ शायद, है ना दीपिका?
जहां तक मुझे लग रहा है। आपका एडमिशन एमडीयू में हुआ है ना अभी? हाँ, तो फिर मेरा वहाँ एडमिशन हुआ। माइक म्यूट है दीपिका। हाँ, मेरा एमडीयू में हुआ है एडमिशन भी नवंबर 25 में। हाँ हाँ आप हाँ। तो आप कौन से बैच में हो? मुझे नहीं ध्यान आ रहा। मैं 23-24 बैच से हूँ। आपका डीवी मैंने अच्छा, आप मेरे सीनियर हो। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो वहाँ पे सीनियर्स की ड्यूटी लगा देते हैं, तो फिर हम थे वहाँ पे। तब मैं आपको मतलब मैंने पहचाना कि शायद आप एमडीयू से ही हैं। फिर सर फॉर्म निकल आए 24 के एडमिशन के बाद, कोर्स वर्क चलता रहा। फिर सर दोबारा से कोर्स लिया, और मतलब मैं तो हमेशा से जुड़ी रही हूँ, मेरी फोन पे भी बात होती है आपसे। और जब मेरा मेरा कुछ टॉपिक ही अजीब सा है थोड़ा रिसर्च का, तो फिर मैंने आपसे कॉल भी किया था कि सर मैं क्या बताऊं इस टॉपिक पे, क्योंकि मेरा टॉपिक क्राइम से रिलेटेड है। फिर मैंने आपसे पूछा था 1-2 क्वेश्चन, तो डिस्कस किया था फिर फॉर्म भर दिया मैंने और तैयारी शुरू कर दी। लेकिन ये नहीं सोचा था कि हो जाएगा, क्योंकि सर आपको पता है कि है ना लेवल, मतलब इस तरह का एक कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, और लेवल भी थोड़ा बढ़ा दिया कि प्री है फिर मेंस है। जहाँ मेंस आ जाता है ना वहां तो मैं ये सोचती हूँ कि यूपीएससी है एक तरह से। सबसे पहला माइंड में यही एक आता है क्वेश्चन कि मेंस मतलब यूपीएससी। हाँ, ये चीज है। तो ये लगता था कि भाई कोशिश तो करते हैं, प्री दिया, फिर फर्स्ट टाइम कोई ऐसा पेपर दिया जिसमें नेगेटिव मार्किंग थी, तो वो हुआ। फिर मेंस आया। हमेशा है ना बस ये रहता था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, हमेशा ये क्वेश्चन माइंड में रहता था। फिर सर मेंस का रिजल्ट आया, पॉजिटिव आया, उस दिन बहुत ज्यादा खुशी हुई। फिर इंटरव्यू की तैयारी में लग गए। तो इस तरह से ना बस चीजें होती चली गई अपने आप, मतलब हार नहीं मानी। बस ये होता है एक एक स्टेप क्लियर होता गया, आगे बढ़ती गई। हस्बैंड का, पेरेंट्स का बहुत ज्यादा साथ रहा, आपका बहुत ज्यादा साथ रहा। मैं तो सिर्फ सीधा है ना आपको फोन कर देती थी। एक दिन आपने मेरा फोन नहीं उठाया, फिर काफी लेट उठाया, फिर सर आप इतनी लेट तक सोते हो क्या? मैंने बोला आपको खुद। फिर आपसे मेरी बात हुई, फिर आपने कहा कि हाँ मतलब आप कुछ लोग बात। टीचर बनोगे ना, सुषमा जी तो ऑलरेडी हैं, आप लोग टीचर बनोगे ना, तो आई होप डेफिनेटली आप लोग बेहतरीन टीचर बनोगे, मेरे से भी बेहतरीन टीचर आप लोग बनोगे। जब हम ये चीज, जब हम कोई काम मन से करते हैं ना, तो उसमें हम टाइम नहीं देखते। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं जब बीएचयू में था तो मैंने रात को ना 9 बजे प्रोफेसर को कॉल किया। रात को 9 बज रहे थे, हम लोग हॉस्टल में रहते थे, और हॉस्टल के लिए आपको मालूम ही है कि बच्चे कैसे रहते हैं, स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं। हम लोग 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सोने वाले लोग, प्रोफेसर ने 9 बजे जब कॉल उठाया तो वो कहते हैं कि कोई टाइम है कॉल करने का? तो रात को 9 बजे ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक टीचर है ना, आप एक शिक्षक, तो आपकी जिम्मेदारी पढ़ाने वाले टीचर से कहीं ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए मैं एक्टिव रहता हूँ हमेशा। जब भी मैं ऐसे हूँ, कॉल आ गया, मैसेज आ गया, मैं हूँ उस स्टेट ऑफ माइंड में, तो मैं हमेशा प्रायोरिटी पर रिप्लाई करता हूँ। आई डोंट नो कि सामने वाला किस चीज में, किस सिचुएशन में। हाँ सर, क्योंकि ना बार बार मतलब कंफ्यूज हो रही थी। कोई बोल रहा था कि पीएचडी बताओ, कोई कह रहा था बीएड, मतलब शायद आपने ही बोला था कि बीएड मत बताओ। तो समझ पा रहे थे कि ना इंटरव्यू में हमसे क्या पूछ ले और हमें वो चीज मेंशन करनी है नहीं करनी। तो बस कोई कोई भी क्वेश्चन आया मैं तो फट से कॉल कर लेती थी, कि सर को कॉल कर लेती हूँ, सर बताएंगे। फिर आपसे मेरी बात है, आपने कहा बताओ बीएड बताओ, पीएचडी भी बताओ, टॉपिक बताओ। और मेरा तो सर इंटरव्यू में भी यही रहा कि मेरा 8 से 9 मिनट मेरा पीएचडी टॉपिक पे ही चला। मैंने बोला था काफी लोगों को जो लोग पीएचडी कर रहे थे, उससे ही चला। वो मेरे को पॉजिटिव भी लगा, ठीक लगा वो चीज। तो बस इसी तरह से सर ड्रीम पूरा हो गया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फैमिली का धन्यवाद। हस्बैंड ने बहुत साथ दिया कि पहले नोट्स निकाल के देना। मैं तो बहुत खुश होती थी जब आपने ना कलर में नोट्स प्रोवाइड किए। तो और फिर सबसे अच्छा आपने बुक्स दी ना, वो तो हमारे लिए एक तरह से खजाना सा था, एक तरह से कि भाई बुक है एक जगह सारी चीजें। बहुत वेट किया इंडियन ज्योग्राफी की बुक आ जाए, लेकिन पेपर निकल गया, बुक नहीं आई। अब जाके बुक आई। तो फिर बहुत वेट किया था। बहुत हार्ड वर्किंग है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। बट एनीवेज, सक्सेस इन हैंड ना, वो तो कोई बात ही नहीं है। हमको तो सिर्फ ये लगता है कि मतलब हम बच्चों को पढ़ाएंगे ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ अच्छा पढ़ा पाएंगे, लेकिन हम बिल्कुल। हमारे पास चीजें हैं, मतलब
अच्छी अच्छी चीजें हैं और हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं तो सच में बता रही हूँ सर कि जब मैं पहली बार नेट निकाली थी ना, मेरा लेवल बिल्कुल नहीं था। मैं मानती हूँ ये चीज, बिल्कुल भी नहीं था। और अभी हम जहाँ खुद को देख पाते हैं ना, पहले से मैं बोल नहीं पाती थी बिल्कुल भी। अभी भी मेरे साथ ऐसा ही है कि जैसे कि हम इसमें कॉलेज में क्लास दे देते हैं यूनिवर्सिटी में हमें, तो अब भी मैं बहुत डरती हूँ वैसे तो, लेकिन फिर भी काफी इम्प्रूवमेंट है। क्योंकि पीएचडी में जैसे हम स्कॉलरशिप लेते हैं तो हमें क्लास देते हैं, टूटी लगा देते हैं, हमारी मास्टर्स दे देते हैं हमें। तो मैं डरती हूँ कि भाई पता नहीं कैसे करूंगी, लेकिन धीरे 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 बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और बस अब आगे ये है कि चीजें अच्छी ही होती जाएंगी, क्योंकि अब इस फील्ड में आ गए हैं तो सर अब बच भी नहीं सकते, और बस हमेशा चलना है, लाइफ टाइम के लिए चलना है। एक टीचर, अ टीचर इज ऑलवेज अ लर्नर, जी हमेशा लाइफ टाइम रहोगे। इवन आफ्टर रिटायरमेंट भी आपके अंदर का वो लर्नर खत्म नहीं होगा और आप अपने आप को टीचर वाले ही रोल में रखोगे हमेशा। मैंने देखा है मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी वो अपने आप को उसी फेज में मानते थे और वैसे ही ट्रीट करते थे, एज ए स्टूडेंट ही सबको देखते थे। तो वो चीज बड़ी अच्छी होती है। और वही है कि कामली अगर हम एक ना, अगर हम शांत तरीके से किस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, तो वो चीज होने लग जाती है। एज यू सेड कि सारी चीजें होने लगती हैं। सर। बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। सो दीपिका, यस सर। कैसे किया ये कारनामा? सर मुझे तो हमेशा से ये करना था, मुझे टीचर ही बनना था, मुझे हमेशा से यही करना था। बट मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद शुरू किया है इसकी तैयारी। पहले मैं नहीं कर पाई, मुझे करना यही था हमेशा से, बट मेरे पापा चाहते थे मैं यूपीएससी की तरफ जाऊं, तो मैं 2-3 साल वहां वेस्ट किए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ। नहीं लेकिन नहीं, तू वेस्ट नहीं किया। नेवर से, हाँ नेवर सर, से दिस अगेन। वो मैंने भी तब तो मुझे मेंस में मैं काम भी खुद आया। को बोलूंगा कि मैंने वेस्ट किया अपनी वो यूपीएससी टाइम को, दिल्ली में पूरा 5-6 साल मैंने बर्बाद कर दिया। बट नहीं, यूपीएससी आपको सिखाता है कि मैदान में टिके कैसे रहना है, यस कैसे जब तक फोड़ ना दो तब तक आपको छोड़ना नहीं है। यूपीएससी में वो ताकत है जो जो आज देखिए रिजल्ट है ना आपके पास। यस सर, मेंस में बहुत हेल्प मिली मुझे सर इससे, जो पहले की बहुत तैयारी थी उसमें। तो बहुत। सर मैंने जून से मैं आपसे जुड़ी हूँ, जून 24 वाले अटेम्प्ट से, तब मेरा नेट क्लियर हुआ था सर। उसके बाद मेरा जून 25 में जेआरएफ हुआ था, लेकिन नवंबर 24 में फिर वैकेंसी निकल आई थी। तो सर अगर उस साल मेरा नेट नहीं होता, मैं आपसे ना जुड़ती, तो फिर मैं नहीं कर पाती सर, वैकेंसीज में नहीं एलिजिबल अप्लाई ही कर नहीं पाती। थे, सही बात है, यस करेक्ट। सर, यस सर। तो फिर सर मैंने आपका वही एचपीएससी वाला ही बैच ले लिया था, क्योंकि जेआरएफ के लिए पढ़ना तो था ही। तो मैंने सोचा कि ये इसमें भी अप्लाई किया है तो एचपीएससी वाला बैच ही ले लेती हूँ सर। तो वो मेरी लगातार पढ़ाई चल ही रही थी, गैप कहीं पे भी नहीं आया। जून 24 में नेट, फिर जून 25 में ये जेआरएफ, एंड देन पीएचडी में एनरोल किया, तो साथ साथ सारा एग्जाम चल ही रहे थे सर। सर आपसे ना जुड़ती तो मैं नहीं कर पाती सर। सर मुझे याद है मेंस वाला भी, मेंस में भी ठीक था, बट मैं घबराई नहीं सर, क्योंकि मुझे लगता था मैं इसी चीज के लिए बनी हूँ और मैं यही कर रही हूँ। लेकिन सर इंटरव्यू के टाइम पे मुझे बहुत घबराहट हुई थी, तब आपने बोला था कि करके आना है, तो वो मेरे लिए बहुत ऐसे था कि नहीं, मेरे टीचर ने बोला है मुझे करके आना है तो मुझे करके आना है। सर वो मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग था। तो सर हो गया फिर। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यश, आवाज आ रही है क्या? जी गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। तो अभी हमने ये जो प्रिपरेशन वाला था थोड़ा सा समझ लिया। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे ना कि देखिए अभी तक तो ये था कि हम नेट जेआरएफ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये चीज समझ में आ रही है आफ्टर सिलेक्शन, इट्स अ प्रोसीजर ना, कि आपका जो नेट और जेआरएफ की जो पढ़ाई है इस एग्जाम के लिए, स्पेशली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, टू ऑल ऑफ यू, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो वाली जो पढ़ाई है वो कितनी यूजफुल है, ये चीज अब आप लोग को रियलाइज हो रहा होगा कि जो हमने उस एग्जाम के लिए टाइम दिया, हमने जितने घंटों की पढ़ाई की, जो नोट्स बनाए, जो प्रोसेस को फॉलो किया, ऑल दोज, वो सब चीज ने आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पुश किया इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सर हाँ आपने एक बात बोली थी जब हम नेट और जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे थे, तो आपने एक वीडियो में ऐसे बोला था लेक्चर लेते हुए कि अगर आप जेआरएफ के लिए पढ़ लेते हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लेते हो, तो सारे असिस्टेंट प्रोफेसर सारी स्टेट्स के आपको इजी लगेंगे। तो सर सच है ये वाली बात, मुझे बहुत इजी लगा। इसका प्री भी मेंस भी तो लेंथी था मेंस, बट इजी था, ऐसा कुछ नहीं था। तो लेकिन वो वाली पढ़ाई सर बहुत मायने रखती है जो हमने जेआरएफ के लिए मेहनत करी सर। बिल्कुल।
बिल्कुल। जेआरएफ वाली पढ़ाई ना, मुझे ऐसा प्रैक्टिकली, मुझे ऐसा पर्सनली ऑफ कोर्स, कि हमारे इंडिया में जो लेवल है ज्योग्राफी का, अगर किसी एग्जाम के लिए है बचा हुआ और बेहतरीन, तो वो यूजीसी नेट ही है। बहुत सारा कुछ पढ़ना होता है। ऑफ कोर्स कुछ स्टेट्स में एग्जाम होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, काफी लेंदी हैं उनके सिलेबस भी। मैं नाम लेना चाहूंगा राजस्थान का, काफी बड़ा सिलेबस, बहुत हैवी बना रखा है, और प्रोसेस भी इतना हैवी बना रखा है कि मतलब ठीक है, तो जो लोग डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ेंगे तो वो तो भूल ही जाए। बट यस, अगर आप नेट जेआरएफ की पढ़ाई कर रहे हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं ना कहीं उस लेवल की पढ़ाई आपकी हो रही होती है, उसके लिए अलग से पढ़ना ही नहीं पड़ेगा आपको। जस्ट डू रिविजन्स एंड प्रैक्टिस ओनली। तो आते हैं अनीता, आपके पास वापस मैं आ रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब जब आप क्वालिफाई हो गए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन गए, तो एक एस्पिरेंट्स के फॉर्म में जो आपने पढ़ाई शुरू की और आप यहाँ तक पहुंचे, तो क्या रूटीन था आपका एक एस्पिरेंट के तौर पर, और कितने घंटे की पढ़ाई आपको लगता है कि हाँ 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, कुछ बोलते मैं 16-18 घंटे पढ़ता हूँ, तो कितना प्रैक्टिकल है इतने घंटे की पढ़ाई, और आपकी क्या स्ट्रेटजी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि आपके बैठने में एक डायरेक्शन जो मिली सर, वो बिल्कुल काफी हेल्पफुल रही सर। मेहनत तो खुद को ही करनी होती है, सबको ही, पर एक डायरेक्शन की सब एस्पिरेंट को नीड होती है सर। तो सर स्टार्टिंग में क्वालिफाई हुआ, उसके बाद ही ये वैकेंसी आई, तो फिर वो सेम ही सिलेबस था सर। मैंने अपनी वगैरह ले रखी थी, तो प्री तो मेरे को काफी इजी लगा था। इवन मेंस भी मैंने तो यूं सोचा था कि मैंने यूपीएससी के पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ नोट्स बन प्रॉपर रिटर्न किया था सर। पर जब पेपर देखा हमने तो सब बच्चों का रिएक्शन, कि सोचा नहीं था कि मेंस भी, कि खौफ था कि पता नहीं कितना ही हार्ड आएगा। तो बहुत इजी लगा था सर मुझे, तो मेरे इजीली क्वेश्चन भी हो गए थे सर, और इंटरव्यू भी मेरा काफी अच्छा ही गया सर। और रही बात सर प्रिपरेशन की, जो खुद को मोटिवेट रखना सर एक सबसे बड़ा टास्क होता है सर, कि डेली पढ़ रहे हैं, टास्क होते हैं, कई बार वो भी नहीं होते, कई बार ये होता है कि नहीं बच्चे इतना ही 16-18 घंटे हमसे वो पढ़ जा रहा। पर सर मेरा यूं था कि ऐसा कुछ नहीं था कि घंटों में इतने पढ़ना ही है। मैं हमेशा डेली टास्क बनाती थी सर, कि छोटे करके मेरे को इसके पीवाईक्यू लगाने हैं या फिर मेरे को आंसर है, तो सर फिर मैं वो टास्क के अकॉर्डिंग मेरा छोटे हो गई सर मेरी। और सर मैं एक ये चीज चाहूंगी कि मेरी स्कूलिंग जो है वो हमारे गांव की सरकारी से हुई सर। 12th तक सर मैंने तो वहीं से सर हम हार्ड वर्किंग पहले ही बन गए थे, कि खुद को इतना मजबूत करना होता था, यूं ना लगे कि भाई हम प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, पीछे है। तो सर जब मैंने टॉपर रही मैं 12th 10th में भी की, और फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन बीए ज्योग्राफी ऑनर्स किया। मैं यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट रही सर। और सर फिर मैंने मास्टर किया, उसमें भी सर मेरी 2nd रैंक आई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सर। तो सर सब चीजें पॉजिटिव होती रही सर, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम, और मैं ज्यादा बिलीव तो मेरे को ये नहीं हो रहा गांव के लोग भी कि इतने मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ के बच्चे आज इतनी कम एज में बड़े पद पर चले गए हैं। तो सर एक बहुत खुशी का माहौल है सर सारी तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो मतलब पढ़ाई जो आपने की उसको एक रूटीन के तौर पर आपने अपना बनाया और उसको जस्ट फॉलो किया, है ना? हाँ जी। कभी ऐसा लगा कि कोई मिस्टेक हो गया हो पढ़ाई करते वक्त, जैसे आज पढ़ाई किया, आज पूरे दिन पढ़ाई की, एक हफ्ते तक एक रूटीन को फॉलो किया, फिर कुछ टाइम बाद अगर आपने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू किया, रिवीजन करना शुरू किया, तो ऐसा कभी लगा कि कुछ ना कुछ छूट रहा है या कोई मिस्टेक मैंने कर दिया, ऐसी कोई फीलिंग आई? हाँ जी सर, मेरे को यूँ लगता था जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है यूजीसी नेट, तो हम फैक्ट पे ज्यादा, रट्टाफिकेशन पे ज्यादा कई बार चले जाते हैं कि एमसीक्यू पीवाई रटने का बहुत वो हो जाता है सर। पर धीरे धीरे मैंने मतलब फैक्ट इतने मैं रट नहीं पाती थी सर, तो धीरे धीरे मैंने अपनी वो चीज सुधारी। मैं कंसेप्चुअल चीजें अब ज्यादा यूँ कंफर्टेबल फील होता है सर ज्योग्राफी में। मतलब रट्टाफिकेशन वाली चीज तो बिल्कुल ही मैं ये कहूंगी कि सर कोई फायदा ही नहीं है, वो ज्योग्राफी ही नहीं है जो फैक्चुअल बिल्कुल जो रट्टाफिकेशन वाली है। करेक्ट, ज्योग्राफी आप समझो जितना ज्यादा उतना अच्छा हुआ आपके लिए। जो चीजें सीखेंगे वो ज्यादा बेटर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कांग्रेचुलेशन, यस क्वालिफाई करने के लिए जेआरएफ। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका कंट्रीब्यूशन है।
JRF नहीं हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ है। JRF पहले हो चुका था सर, आपके कंट्रीब्यूशन से अब असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया है। यस, कैसा लग रहा है? अभी हमने सबके जो रिस्पॉन्स थे वो रिकॉर्ड किए, अभी आपका चाह रहे हैं, कैसा लग रहा है क्वालिफाई करने के बाद, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद? सर कुछ टाइम तक तो थोड़ा बिलीव नहीं हो रहा था कि हो गया है अभी सच्ची में, थोड़ा ज्वाइन ही होगा सर, उसके बाद जाएंगे फील्ड में उतरेंगे तो थोड़ा लगेगा सर। अभी तो ये लगता है कि वापस जैसे जो शेड्यूल रहता था सर कि पढ़ना है, तो स्टार्टिंग के 3-4 दिन में तो यही लगा कि दोबारा से पढ़ना है, कि कुछ काम कर रहे हैं कि भाई इवनिंग में दोबारा बुक्स उठानी है, अब वो करना है ये करना है। फिर ध्यान आता है नहीं नहीं अब तो हो गया है, अभी कुछ दिन हमें ब्रेक रखना है। हाँ, थोड़ा आराम कर लेते। यस सर। राइट राइट राइट। ओके, तो कैसे, थोड़ा सा आपसे भी जान लेते हैं क्योंकि हम लोग अपने सेशन के मिड में पहुंच चुके हैं। कैसे तैयारी की आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बारे में? कब सोचा कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है? सर एक्चुअली मेरा जैसे 11th-12th में साइंस बैकग्राउंड था सर, नॉन मेडिकल। तो सर शुरू से मुझे था कि IIT की तरफ ही जाना है, इंजीनियरिंग साइड ही रखनी है। जी सर। तो सर मैथ्स भी मेरा काफी अच्छा था, 98-99 में स्कोर कंसिस्टेंटली स्कोर करता था सिंस 8th और 9th स्टैंडर्ड। तो सर इस तरफ ही था मेरा रुझान। लेकिन सर 11th-12th के दौरान कुछ हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत मुझे आए, तो सर उसके लिए मैं सिर्फ बोर्ड पे फोकस कर सका, जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम था हमारा IIT, उस तरफ मैं नहीं कर सका फोकस। तो सर फिर उसके बाद ये मैंने सोचा कि ड्रॉप लेने का सर मेरा मन नहीं था 12th के बाद। तो सर कंसिस्टेंटली 98-99% मेरा रहता था 11th स्टैंडर्ड तक। उसके बाद सर वो ड्रॉप होके 86% पे आ गया 12th। तो सर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अभी मेरे को स्ट्रीम चेंज करनी पड़ेगी एक बार के लिए। तो सर फिर मैंने मैथ्स में जो इंटरेस्ट था उसको कॉन्टिन्यूसली रखा, और सर ग्रेजुएशन में मैंने मैथ्स ले लिया। उसके बाद सर ग्रेजुएशन में मैंने मैथ्स और UPSC का सर मैंने टारगेट बना लिया कि मेरे को इसी लाइन में जाना है, वो नहीं तो अब मतलब इस लाइन में ही मेरे को इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद सर मैथ्स और पोल साइंस रखा मैंने ग्रेजुएशन में। लेकिन सर जो कॉलेज था हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट PG कॉलेज हिसार डिस्ट्रिक्ट में, तो सर वहाँ पे जो सब मेन जो हमारे हेड थे मैम, उन्होंने जैसे मैं 1 वीक क्लास लगा ली थी सर मैंने पोल साइंस की। फिर मैम ने बोला कि आपको है ना गलत कॉम्बिनेशन लॉट हो गया है, मैथ्स और पोल साइंस का कॉम्बिनेशन हमारे कॉलेज में है ही नहीं। तो सर और जहाँ पे मैंने एडमिशन के फॉर्म भरे थे वो डेट अब जा चुकी थी, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं पोल साइंस पढ़ूँ वहीं पे। फिर मैम ने बोला कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप सोशियोलॉजी ले लो या ज्योग्राफी ले लो। तो सर मैंने बोला मैम को कि नहीं मैम सोशियोलॉजी तो मेरे को नहीं, आप ज्योग्राफी कर दो, फिर मैथ्स मेरे को नहीं छोड़ना किसी भी हालत में। UPSC एस्पिरेंट के लिए ज्योग्राफी इज लाइक ऑक्सीजन, वो तो होना ही चाहिए। यस सर। लेकिन सर वो मैथ्स मैं नहीं छोड़ना चाह रहा था, मैथ्स में काफी इंटरेस्ट था मेरे को शुरू से ही। तो ये था कि मैथ्स नहीं छोड़ना, उसके साथ कोई सब्जेक्ट मिल जाए वो कोई बात नहीं चलेगा। तो सर यहाँ से ज्योग्राफी की बिगिनिंग हुई थी सर लाइफ में। तो वहां से ज्योग्राफी लिया सर, फिर धीरे धीरे ग्रेजुएशन होगी, फिर इंटरेस्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया ज्योग्राफी में। फिर सर ग्रेजुएशन के एंड तक आते आते मैंने मैथ्स छोड़ दिया, ज्योग्राफी। फिर सर ज्योग्राफी में ही मैंने सोचा कि ABC में करियर बनाते हैं। इतना इंटरेस्ट जगा दिया ज्योग्राफी ने कि मैथ्स को साइड लाइन कर दिया। यस सर। कभी लाइफ में सोचा नहीं था सर मैंने कि ज्योग्राफी पढ़ेंगे, क्योंकि 11th-12th में भी नहीं पढ़ी सर कभी, तो मेरे लिए न्यू सब्जेक्ट ही था। फिर सर उसके बाद मास्टर्स की, मास्टर्स में सर बीच में सर मैंने DSC के लिए भी ट्राई किया था, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन सर वो यहाँ पे जैसे हम पढ़ते थे तो वो उस मार्क तक मैं नहीं पहुंच पाया, क्योंकि लास्ट ईयर में मैंने डिसाइड किया कि ज्योग्राफी में जाना है। तो सर लेट हो चुका था तब तक, वो एंट्रेंस तक थोड़ा डिफिकल्ट होता ही है मास्टर्स के लेवल पे थोड़ा सा रहता है। सर फिर मैंने, हाँ जी, वो सर नेट लेवल का था, मैंने ट्राई किया था लेकिन उसमें शॉर्ट रह गया था कुछ मार्क्स से। सर फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की ज्योग्राफी में यहीं से। देन सर जो कोविड का टाइम था उसको थोड़ा मैंने यूटिलाइज किया, एंड सर 3rd सेमेस्टर के बिगिनिंग में ही मैंने नेट कर लिया था। उसके बाद सर मास्टर्स खत्म होते होते सर JRF हो गया सर। मास्टर्स करते ही JRF भी हो गया, नेट भी हो गया। यस सर, बहुत बढ़िया। नेट 3rd सेमेस्टर में हो गया था सर। फिर सर PG खत्म होते ही मैंने PhD में एडमिशन ले लिया था साथ सर। फिर सर तब तो से PhD कहाँ से? PhD सर बनस्थली विद्यापीठ। बनस्थली से, ओके। काफी स्टूडेंट है अपने वहां से भी। यस सर।
ये सर। तो ये फिर सर एकदम ज्योग्राफी से की तरफ इंटरेस्ट। तो मतलब जब हम पढ़ाई हमने जब ज्योग्राफी को स्टार्ट किया तो ऐसा लगा नहीं, कोई चैलेंज ऐसा फील नहीं किया कि एकदम से, जैसे आपने कहा कि मैथ्स वाज लाइक कि वो एक चाइल्डहुड फ्रेंड की तरह हो गया आपका ना, फिर Yes, sir. आपने ग्रेजुएशन में आकर के थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया, फिर एकदम से ज्योग्राफी ही लास्ट ईयर में आकर के एकदम से एक अपना सब्जेक्ट बना लिया। तो ऐसा ऐसा फील नहीं हुआ कि एक स्ट्रेंजर सब्जेक्ट है या कुछ? जैसे आज जो सक्सेस आपको मिली है, अगर आप अभी खुद को देख रहे हो ज्योग्राफी में खुद को असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप पीछे जाकर जब सोच देखें खुद को कि वो टाइम जो था और आज का जो टाइम है, तो कैसे कॉम्बिनेशन या बना पा रहे हैं खुद को, कैसे समझा पा रहे हैं कि मैं कभी मैथ पढ़ता था, आज मैं ज्योग्राफी का प्रोफेसर? सर डेस्टिनी थी सर, वो यहाँ तक लेके आई है। मैं तो यही मानता हूँ कि ऐसा कुछ मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, ना ही फैमिली में किसी ने, ना ही मैंने, कि ज्योग्राफी कभी भी पढ़ने को ये होगा। यही मानते थे कि नहीं, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स में तो नहीं जाना, साइंस की तरफ ही रहना है। एक सर परसेप्शन था मतलब पहले सोसाइटी में कि अब तो सर यूपीएससी की तरफ है। पहले तो यही होता था कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो साइंस की तरफ जाएंगे, जो थोड़ा सा नीचे के लेवल के हैं वो आर्ट्स में जाएंगे। एक सोसाइटी का था परसेप्शन था सर। अभी लेकिन कंप्लीट मैं कहता हूँ कि फ्लिप ही हो गया है। साइंस वाले बच्चे भी छोड़ के यूपीएससी की तरफ आते हैं। सभी कर ही रहे हैं, सब ट्राई कर रहा है, जो डॉक्टर है वो भी, इंजीनियर है वो भी, सब ट्राई कर रहे हैं यूपीएससी, एक बार तो जरूर ट्राई कर रहे हैं। यस सर। मैं भी खुद को देखता हूँ, मेरा भी ग्रेजुएशन में हिस्ट्री था, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा से रहा। फिर लास्ट में आकर के मैंने भी ज्योग्राफी चूज किया एज अ मेन सब्जेक्ट। थोड़ा थोड़ा हम लोग का भी वही मिल रहा है, बट सब्जेक्ट अलग था, मेरा हिस्ट्री, आपका मैथ्स था, बस यही डिफरेंस है दोनों में। मैं तो 1 महीने तक धरने में बैठा हुआ था यहाँ कि मेरा एडमिशन क्यों नहीं ऑनर्स में, मेरे को क्यों नहीं ज्योग्राफी दिया जा रहा है, मेरा नाम भी नहीं था। मैं एक महीने तक मैं पूरा सेशन मैंने अटेंड नहीं किया कि मुझे ज्योग्राफी ही चाहिए, कोई और सब्जेक्ट मुझे नहीं चाहिए ऑनर्स में। तो जो है सब्जेक्ट ही अपना ऐसा इतना प्यारा है कि अगर इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वो एक इंटरेस्ट था ना, वो जगाने लग जाता है कि बस पढ़ना है, पढ़ते रहना है। बढ़िया। यस सर। यस, ठीक है। अभी हम लोग ना थोड़ा सा डिस्कस करेंगे गाइस कि जैसे जब आप अपने आप को एक एस्पिरेंट के तौर पर देखते हैं कि प्रिपरेशन, जैसे होता है ना कि प्रिपरेशन करना एक अलग बात है और सिलेक्शन लेना एक अलग ही दूसरी बात हो जाती है। तो कभी ऐसा कोई लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया जब लगा हो कि नहीं बस अब हो गया, आप नहीं पाएंगे? कोई ऐसा डिसीजन आपका जो आप उस डिसीजन को जब आपने लिया तो उसके पहले आप कहीं और जा रहे थे और अभी आप कहीं और पर हैं, कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आपके साथ हुआ लाइफ में? एनीवन कैन स्टार्ट। सर मेरे साथ हुआ है ये यूपीएससी किससे डायरेक्टली सर, क्योंकि हमेशा से ऐसा था कि यूपीएससी मेरे पापा का सपना था, वो करना चाहते थे, तो वो उन्होंने बचपन से मेरे अंदर ऐसे डाल दिया कि मुझे लगा शायद मुझे करना है। बट मुझे अंदर एक बात आपको पता होती है ना कि आप किस चीज में कर पाओगे एक्सेल, तो वो मुझे हमेशा से, वो ग्रेजुएशन में मुझे रियलाइज हुआ था अपने टीचर्स को देख के। मुझे वो बहुत अच्छी फीलिंग आती थी जब वो, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर, तो मुझे एक अच्छी फीलिंग आती थी कि यहाँ मुझे भी खड़े होकर पढ़ाना है, मुझे वो अच्छा लगता था। लेकिन वो फिर दबा लिया यूपीएससी की तरफ जाने के लिए। तो लेकिन जब मैंने वो खुद के लिए डिसाइड किया, सर बहुत हेक्टिक हो गया था मेरे लिए पोस्ट ग्रेजुएशन तक आते आते यूपीएससी के साथ। तो मैंने उस एक बात अपने पापा को बोली थी, पापा बोलते कि अब तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी जब आप करने लग जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस, सर मैं हमेशा से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हमेशा टॉपर रही यूनिवर्सिटीज की, बट यूपीएससी नहीं हुआ, तो वो कॉन्फिडेंस एकदम डाउन चला गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिंदगी कहाँ लेके जा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन वो डिसीजन मैंने अपने लिए लिया कि नहीं, मुझे जो हमेशा से करना था मैं वो एक बार करके देखना चाहती हूँ, क्या पता मुझसे हो जाए। तो सर वो मेरे लिए 24 वाला नेट वो बहुत टर्निंग पॉइंट था सर। और वो भी मैंने नेट एक बार दिया था सर दिसंबर 23 में, बट वो नहीं हुआ था। वो मेरे लिए बहुत ऐसे मायूसी वाला मोमेंट था। लेकिन उसके बाद मैं आपसे जुड़ी, तो सर वहां से भी सर एक बार जेआरएफ नहीं हुआ, क्योंकि 2 बार नेट हो गया, जेआरएफ नहीं हुआ। तो मेरी आपसे बात हुई थी, आपने बोला कि नहीं दीपिका हो जाएगा। मैं कहा सर नहीं हो रहा, मुझे नहीं होगा।
मुझे ऐसे लगता था कि सर जेआरएफ बहुत वैसे बच्चों का होता होगा, पता नहीं अलग ही बने होंगे वो बहुत नॉर्मल पढ़ाई इंसानों करते वाले। हैं, अलग ही दुनिया से आते हैं, बचपन से पढ़ रहे होते हैं, ऐसे होता है, ऐसा होता है। यस सर, लेकिन वो हुआ, फिर मुझे कॉन्फिडेंस आता गया कि नहीं मुझे ये हमेशा से करना था तो मैं कर लूंगी सर। लेकिन वो डिसीजन एक जो मैंने लिया अपने लिए कि नहीं पापा मैं अभी ये नहीं कर सकती, मुझे अपना करने दो, वो बहुत जरूरी था। एक चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा, जरूर ऐड करना चाहूंगा कि आज के डेट में अगर हम देखें तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं रह गया। अब ये एक मिथ बन चुका है कि जेआरएफ जो है वो केवल बड़े शहरों के या बड़ी यूनिवर्सिटीज के या यूं कहें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बच्चे ही क्वालिफाई कर सकते हैं। एक जमाने में हुआ करता था। बचपन में जब मैंने पहली बार सुना था लेक्चररशिप इसको बोलते थे, अभी तो बहुत अनकॉमन सा वर्ड हो गया है, पहले लेक्चररशिप बोला जाता था इसको। तो लेक्चरशिप करना है, लेक्चरशिप लेना है, तो ऐसा लगता था कि इसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा या किसी बड़े शहर। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मेरे लिए बड़ा शहर लखनऊ हुआ करता था, दिल्ली तो कभी सोचा भी नहीं था। आज रहता बेशक दिल्ली एनसीआर में, लेकिन कभी सोचा नहीं था। तो अब ये मिथ है, अब गांव का बच्चा भी जेआरएफ कर रहा है, कॉलेज का बच्चा जो रिमोट एरिया में रहता है जो पढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। अभी आपके पास, हम लोग कभी फिजिकली मिले नहीं, कभी मैंने आप लोग को क्लासरूम में से बैठा के नहीं पढ़ाया, बट हम लोग ऑनलाइन ही सब लोग पढ़े हैं। और सब लोग अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जेआरएफ कर रहे हैं। एक पर्सनल क्वेश्चन मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए, जैसा दीपिका आपने कहा, आप लोग भी अपना उसमें बता सकते हैं। अभी मैं टर्निंग पॉइंट पे आऊंगा सब पे वन बाय वन। एक क्वेश्चन आ गया अचानक से मेरे मन में कि क्या मम्मी पापा का जो सपना है वो बच्चों का भी सपना होना चाहिए? क्या ये सही है? अगर हाँ तो कितना सही है, अगर नहीं तो कितना गलत है ये? सर पहले मैं नहीं होना बताती हूँ। हाँ सुषमा जी, एक सेकंड रुक जाइएगा, दीपिका से सुनना है, फिर मैं एक एक करके आऊंगा। यस सर, सर ये नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने अपने 3-4 साल उसकी वजह से सर, और मैंने डिप्रेशन और एंजाइटी भी झेला सर उसकी वजह से, क्योंकि मुझे एक ऐसी चीज में डाल दिया गया जो मैंने कभी करनी ही नहीं थी। और फिर जो चीज आपको अंदर से नहीं करनी होती ना सर, एक अंदर से आपको पता होता है कि हाँ ये चीज मैं कर लूंगी, तो वो चीज आपको बहुत तोड़ देती है सर। तो मुझे लगता है कि नहीं, पेरेंट्स का वो इनडायरेक्टली भी बच्चों को अपने अंदर नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि जैसे होता है कि अगर किसी के पेरेंट्स को फुटबॉल पसंद है तो वो बच्चों को सिर्फ फुटबॉल के लिए खिलाया जा रहा है, तो उसको लगेगा कि शायद मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। लेकिन सर ऐसे नहीं होता, वो अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए बच्चों को बहुत सारी, कि वो खुद से फाइंड आउट करे कि उन्हें क्या करना है। हाँ ठीक है, अभी आएंगे। सुषमा जी लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गई है। अभी हम लोग टर्निंग पॉइंट पे वापस आते हैं। तो अनीता, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ? अगर हम आज खुद को देखें, आपको देखें, तो ऐसा कभी हुआ था कि नहीं आज हम जो हैं वो शायद ना होते? सर मेरा एज सच कोई यूं स्पेसिफिक टर्निंग तो नहीं था, सब चीजें फ्लो के साथ होती गई सर। 12th फिर ग्रेजुएशन फिर मास्टर्स फिर ये सब, तो मतलब एज सच कोई टर्न पर ये था कि आफ्टर 12th तब गांव में इतना भेजते नहीं थे शहरों में बाहर पढ़ने के लिए। तो सर वो टर्न था कि मेरी ग्रैंड मदर ने कहा कि सबको नहीं, मैं अपनी पोतियों को बाहर पढ़ाऊंगी, भेजू जो सरकारी नौकरी ले। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था सर कि उन्होंने स्टार्टिंग में हिसार भेजा मेरे को पढ़ने के लिए। तो सर वहां नहीं आती तो शायद मैं यहाँ नहीं होते सर। हो सकता है कहीं और होते, कुछ ना कुछ अच्छा लाइफ में कर रहे होते, लेकिन आज बाहर निकल करके जिस टाइम में हमने उस लाइफ को जिया, जो सीखा बाहर रह करके, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, वैसे मैंने अभी जस्ट कहा कि अब ये मिथ बन चुका है ना। वैसे आज के प्रेजेंट टाइम को देखें हम तो है बिल्कुल। बताइए सर मेरी जैसे 12th है वो नॉन मेडिकल से रही है, तो यही होता था कि जो बच्चे लेते हैं इंटेलिजेंट बच्चे वो नॉन मेडिकल मेडिकल लेते हैं, बाकी आर्ट्स लेते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। तो फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में लेने गई थी, ग्रेजुएशन में एडमिशन KUK के अंदर, लेकिन मेरा PCM में नहीं हो पाया, मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ नहीं मिल पाया। तो मैं वापस आ गई और मेरी सिस्टर ने बोला कि तू मैथ और ज्योग्राफी ले ले। तो मैंने तब मैथ और ज्योग्राफी कंटिन्यू किया, और तब मैं हमेशा मैथ ही पढ़ती रहती थी उस टाइम पे, क्योंकि मैथ का ज्यादा होता है ना सिलेबस। और फिर ज्योग्राफी में इंटरेस्ट बढ़ने लगा सर। तो बिल्कुल ग्रेजुएशन के एंड तक आते आते ऐसे हो गया मैथ तो नहीं हो सकता आगे, तो मुझे ज्योग्राफी ही करनी है। तो उसके बाद मास्टर्स की,
और उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट ये आया कि मुझे आपकी जो फर्स्ट वीडियो मिली सर, उसके बाद मेरी लाइफ ही चेंज होती चली गई बिल्कुल। और आज मैं सिर्फ आपकी वजह से यहाँ हूँ सर। इतनी अच्छी गाइडलाइन, बिल्कुल बहुत अच्छा सर। मेहनत किया। हाँ पायल, व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट? क्योंकि 2020 में शादी हो गई थी, पढ़ाई जैसा कि मैंने बताया रुक गई थी बिल्कुल। तो सर यहाँ बस ये लगा कि बाहर निकली हूँ, पर हॉस्टल में रहने का, हमेशा से हॉस्टल में रह के पढ़ने का बहुत मन था। कि बच्चे पढ़ते हैं, देखते हैं कि पता नहीं वो कैसे पढ़ते होंगे, भाई वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो पूरा टाइम पढ़ते ही होंगे शायद। सुनने में आता था भाई हमें कोई काम नहीं होता और मतलब मैश में सब कुछ तैयार मिलता है। तो वो जब मुझे मिला ना, तो बस मुझे ये लगा कि तुझे शादी से पहले नहीं, शादी के बाद तुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो तू इस चीज को मतलब जाने मत दे। और तुरंत फिर वैकेंसी भी आ गई, तो फुल टाइम, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगी सर जैसे कि भाई बहुत से बच्चे बोल देते हैं कि भाई मैं 18 घंटे पढ़ता था, 20 घंटे, ये चीज मुझे तो सही, मतलब मैं नहीं मानती। अगर आप अच्छी तरीके से सर पढ़ रहे हो ना 6 घंटे, अगर कोई मुझे लगता है 5 घंटे भी पढ़ रहा है तो शायद वो ठीक है, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ो। ये नहीं है कि आप बस यूं ही ऊपर से देख लो, तरीके से अगर पढ़ेंगे ना तो सर वो चीज भी काम कर जाएगी। तो बस मेरा टर्निंग पॉइंट यहीं से था, मेरा पीएचडी में एडमिशन होना, क्योंकि सर घर में ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मुझे लगता है मैं नहीं पढ़ पाती। मुझे 2 साल हो गए यहाँ पे रहते, और फिर मैंने जैसे ये फॉर्म आए, फिर मैंने कोर्स लिया, और यहाँ से मेरी साथ चीजें काफी बदली, काफी नहीं सर सारी ही बदल गई, और अब तो बिल्कुल बदल गई है। तो बस यही है। लाइफ बदल गया पूरा। अगर मेरा एडमिशन नहीं हुआ होता तो शायद मैं नहीं कर पाती। जैसे कि मेरे गाइड ने मुझसे बात की, मैंने उनको भी यही बोला कि सर मैं शायद नहीं कर पाती अगर मुझे यहाँ आने का मौका नहीं मिलता तो, क्योंकि मैंने अपना बहुत अच्छे से टाइम यूज किया जो मुझे मिला। डिपार्टमेंट का भी काम होता था, जाना पड़ता था, बट पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और अच्छे से स्लॉट बना के और अच्छे से पढ़ाई की, और सर रिजल्ट पॉजिटिव रहा। तो बस यही है सर। सुषमा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, पहले तो जो प्रश्न था जो दीपिका से पूछा था कि क्या जी सर। हाँ बिल्कुल, आपने प्रश्न सुना था। हाँ जी सर। हाँ सर पहले तो ये है कि पेरेंट्स कई बार थोप देते हैं सर, ऐसा मतलब जैसे मेरे फादर ने भी मुझे यही कहा कि भाई आपको मेडिकल साइंस लेना है, तो सर मुझे उदयपुर भेज दिया, बायोलॉजी ले ली मैंने वहां जाके 11th और 12th। सर शुरुआत में जब इतनी बड़ी सिटी में गई, गांव से गई थी, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। पहले बात तो मैं गई थी, जब सर एडजस्ट होके 12th पास आउट होके वहां से मैं आई अपने गाँव वापिस, तो सर मुझे कोटा नहीं भेजे। मैं बोली पापा मेरे को कोटा भेजो, अब समझ में आने लग गया सब कुछ। तो सर बोले कि अब अकेली कैसे जाएगी तू कोटा, कोई दूसरा साथी मिल नहीं रहा सर जाने के लिए। तो सर कोटा नहीं भेजा। तो सर मैंने गुस्से में आके मैंने कहा कि अब मैं सिर्फ आर्ट ही पढ़ूंगी, नहीं करूँ मैंने कहा पढ़ाई। तो सर हमारे गांव में ही कॉलेज है, कृष्णनगर कॉलेज है सर, गांव के अंदर ही। तो सर मैंने वहां पर एडमिशन ले लिया, और सर उस दिन एडमिशन की लास्ट डेट थी। एडमिशन पहले सारे हो चुके थे सर, सिर्फ लास्ट डेट थी। मैं सोची यार पता नहीं आज होगा भी कि नहीं होगा एडमिशन, लेकिन सर बस ईश्वर की कृपा से अच्छी परसेंट थी सर उसमें 12th में। तो सर वहां मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री 2 सब्जेक्ट ऑप्ट किए अपने, और मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर सर नेक्स्ट फिर पापा की जिद होने लगी, बोला कि नहीं अब तो इंग्लिश से ही एमए करेगी। तो सर मैंने सोचा कि यार यहाँ साइंस से पीछा छुटाया तो ये दोबारा इंग्लिश आ गई। तो सर मुझे वनस्थली विद्यापीठ के लिए बोला कि वनस्थली विद्यापीठ जाओ आप और इंग्लिश से एमए करके आनी है। तो सर मैंने एडमिशन भी ले लिया वहां पर वनस्थली विद्यापीठ में, लेकिन सर मन नहीं लगा कतई भी। तो मैं 1 मंथ में ही मैं वहां से आ गई वापस। फिर सर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में हिम्मत करके मैंने पापा को कहा कि पापा मेरा ज्योग्राफी में मन करता है और कुछ नहीं करता मेरा किसी भी चीज में। तो सर फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन लिया, और वहां सर मैंने पढ़ाई की। और इसके अलावा सर मैंने एमए के बाद में मैं मुखर्जी नगर भी 2 साल तैयारी के लिए गई थी, आईएएस की तैयारी के लिए सर। एक मेरा क्लासमेट और है सर चुनाराम, वो तो सर आजकल एसएसपी है, जयपुरी है सर। तो सर दोनों गए थे, चुनाराम सक्सेस हो गया था सर, मैं नहीं हो पाई थी। बीच में सर राजस्थान का भी मतलब कि एपी का इंटरव्यू दिया, हरियाणा का 2 बार दिया सर, तीसरी बार में सिलेक्ट हुई। तो सर काफी लंबी जर्नी रही है, मतलब ऐसे ही सफलता मिली नहीं सर, मेहनत से ही मिली है मुझे। तो मेहनत से मिली है, सही बात कहा आपने, बिना मेहनत के तो। हाँ सर, जैसे कई बार ऐसा कह देते ना कि किसी गवर्नमेंट ने बेपक्का कर दिया,
कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए थे। तो सर ऐसा मेरे साथ तो कभी ऐसा रहा नहीं, हमेशा जो कुछ मिला है मेहनत से ही मिला है सर। नहीं, सच में इंस्पिरेशनल है आपकी पूरी स्टोरी, और बहुत अच्छा लगेगा मुझे जब मैं पर्सनली हम लोग मिलेंगे और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो है ना वो इंस्पायर हो, कहीं ना कहीं उनके मन में जो एक डर है कि हम ये कर रहे हैं तो हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं अचीव कर सकते, वो डर खत्म हो। हिम्मत नहीं आनी Yes. चाहिए सर, बाकी तो बस अगर अंदर का स्टूडेंट जिंदा है ना सर अपने अंदर, तो बाकी सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल, सब कुछ अगर हो उसे सकता ही है, मार दिया उसको तो सर जिंदा कुछ नहीं होगा रखना। फिर। बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही बात। यश और आपके सर पास आते मुझे हैं। लगता है सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए अपने पेरेंट्स को कि जो मैं कर सकता हूँ सर, वो एक हिम्मत रखनी चाहिए सर, वरना बोलने कुछ की, नहीं। हाँ, अदरवाइज पेरेंट्स को लगेगा कि मेरा तो ये ड्रीम है तो मेरा बच्चा मेरे ड्रीम को पूरा करे। राइट सर मैं तो बहुत डरती थी, मैं सोची यार बात बोल ही नहीं पाती थी पापा से कि मेरे को ये करना है, बिल्कुल नहीं बोल पाती थी सर। मैं तो इतना इतना डर लगता था मुझे, तो बाद में मैंने सोचा कि बोलना ही पड़ेगा अब। तो पता चला कि भविष्य कहीं और जा रहा है सर, हिम्मत करके बोली थी वो बात मैंने ज्योग्राफी की, मेरे को ज्योग्राफी से ही एमए करना है। मुझे ऐसा लगता है ना कि और जिसमें सर दादाजी ने सहयोग किया था, पापा तो तब भी नहीं मान रहे थे। दादाजी ने कहा कि भाई ये जो कह रही है इसको वो करने दो आप। बच्चों की बात को भी सुनी जाए। जैसे आज भी ये कहा जाता है कि बिल्कुल सर, बच्चे बच्चों जो की है बात। हाँ, हो सकता है, ऑफ कोर्स पेरेंट्स हैं तो सही ही होंगे, बच्चों के लिए डिसीजन अच्छा ही लेंगे, अच्छा ही सोचेंगे उनके बारे में। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे काफी कुछ चीजों में हो सकता है जानकारी उनके पास थोड़ी बेहतर है, तो हो सकता है थोड़ी अच्छी चीजें सजेस्ट कर पाते हैं। खैर वो समय मुझे लगता है कि आज से तकरीबन, ये बातें अगर मैं कह रहा हूँ तो ये 20 साल पहले की बात है, 15-20 साल पहले की बात है। मुझे भी मेरे फादर से बहुत डर लगता था, मैं तो उनके सामने नहीं जाता था। तो वो होता है, ठीक है। यस, व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट? आपने कहा आप यूपीएससी के लिए लगे हुए थे, तो अभी आप असिस्टेंट यस सर। प्रोफेसर हैं, तो यस अगर सर। यहाँ पर हैं तो लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जिसने आपको यहाँ पर पहुंचाया। सर यही था कि जो मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी की तरफ जैसे कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। फिर सर मैंने जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़े हैं यहीं पे हिसार में ही। अच्छा। तो सर जो जैसे जैसे जे हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की या ग्रेजुएशन की, तो सर उसमें कुछ मुझे लगा कि थोड़ा बहुत सिस्टम में भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे टीचिंग लाइन में आके कुछ सर जैसे बेसिक्स ही बच्चों के नहीं होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि लोकेशन क्या है, मतलब कंट्रीज की लोकेशन क्या है, इंडिया की लोकेशन क्या है, वर्ल्ड में कहाँ पे क्या कुछ है, लेकिन वो सीधा ही डायरेक्ट जंप कर जाते हैं कि थ्योरीज पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। तो सर बेसिक मतलब क्रैमिंग पे नहीं होना चाहिए फोकस, कंसेप्ट आप बेशक थोड़े कम सीख लो, मतलब क्वांटिटी बेशक लार्ज ना हो, लेकिन अगर आप मास्टर्स कर से निकलो तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि भाई इंडिया कहाँ पे है, स्टेट्स कहाँ पे है, फंडामेंटल ऑफ कंट्रीज। ज्योग्राफी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। हम ये कह सकते हैं कि जो एनसीईआरटी की बुक है अपनी फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी की, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी जिसको हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं वही फंडामेंटल है जो एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए। और हम ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, मास्टर्स में जाते हैं, हमारे बैचेस में बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं सर मेरे को तो ये आता ही नहीं, मुझे तो ये मालूम ही नहीं, मैंने तो पढ़ा ही नहीं इसको। आई वाज सरप्राइज कि मतलब अगर मास्टर्स भी कर लिया है तो एटलीस्ट वन शुड नो ना कि हाँ भाई इंडिया का जो लैटिट्यूडनल डिस्टेंसेस वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटलीस्ट एक स्केल के बारे में तो मालूम हो। बट वही है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं बच्चों में ये चीजें लैक होता है और वो उस चीज से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। 11th-12th में मैंने तो ज्योग्राफी तो पढ़ी नहीं सर। फिर सर ग्रेजुएशन भी चली गई, उसमें भी मैंने एनसीईआरटी नहीं उठाई। फिर सर पीजी में जाके फर्स्ट ईयर में मैंने सभी एनसीईआरटी 6 से लेके 12 तक फिर देखा कि ये तो करनी जरूरी है सर। जब जेआरएफ के लिए नेट सर हो जाता है कि ऊपर ऊपर आप पढ़ोगे, लेकिन मतलब बिटवीन द लाइंस जाना पड़ेगा अगर जेआरएफ आपको करना है तो। फिर सर उसमें देखा कि कहाँ मेरे अंदर कुछ कमी रहती है। फिर सर औरों का देखा कि और बच्चे कैसे कर रहे हैं, उनमें भी कुछ कुछ कमी है जो ये एनसीईआरटीज नहीं कवर हो रही है, कुछ बेसिक कांसेप्ट्स हम लैक कर रहे हैं। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट ज्योग्राफी का, तो बिल्कुल भी होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। प्रीति आप हो अभी? आई थिंक नहीं है, वेट कर लेते हैं उनका कुछ देर, तब तक हम लोग कुछ और चीजें डिस्कस करते। अच्छा प्रीति आप हो अभी? जी सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर बीच बीच में। अच्छा कोई नहीं, हम ऑडियो से ही कर लेते हैं, थोड़ा बेटर रहेगा। तो वही है, हमने सबसे जाना कि उनके लाइफ का क्या टर्निंग पॉइंट था कि आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं। तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके लाइफ में ऐसी कोई चीज हुई है? सर मेरा तो कोई टर्निंग पॉइंट तो नहीं रहा है, आपकी जो क्लासेज आती थी ना उनके नोटिफिकेशन ही मेरे टर्निंग पॉइंट रही है सच में।
मैं जो भी कुछ करती तो मतलब जो भी कुछ करती सारा काम छोड़ के मैं आपकी क्लास लेने बैठ जाती बस। यही टर्निंग पॉइंट रहे। बाकी फैमिली ने कभी फोर्स नहीं किया कि तू ये कर वो कर। उनकी तरफ से मैं बिल्कुल फ्री थी। मैं जैसे दिल्ली पुलिस के भी फॉर्म भरती थी, हरियाणा पुलिस के भी भरती थी, लेकिन उनमें हुआ ही नहीं मेरा। बाकी ड्रीम जॉब तो सर मेरी यही थी, प्रोफेशन बन गया है पढ़ाना तो बहुत इसमें मतलब ये ठीक है, सपना सा लग रहा है अभी। अच्छा लगता होगा ना जब आप क्लास लेते होंगे, बच्चों के साथ जुड़ते होंगे, उनसे बात करते होंगे, तो वो फीलिंग। जी सर। और एक सर मैं मेरा ये रहा है मोटिवेशन, जैसे मैं हैरी पॉटर मूवी सीरीज की बहुत बड़ी फैन हूँ। और आपके एक्नॉलेजमेंट में देखा था आपने लिख रखा था कि हैरी पॉटर की जादुई दुनिया से होर्क्रक्स की कुछ आपने कंसेप्ट लिया है। तो ये चीजें दोनों एकदम से, एक तो फेवरेट टीचर हो गए और फेवरेट मूवी सीरीज हो गई, दोनों का कॉम्बिनेशन होने के बाद मैं पढ़ने से रोक नहीं पाई खुद को। पूरा थीम भी हम लोग का उसी पे है, सब कुछ, सारे टाइटल्स सब कुछ उसी जी पे है। सर। बाकी सारे जैसे बाकी स्टूडेंट्स है वो उनके लिए ओनली वर्ड होगा हुक्रक्स, फिलोसफर स्टोन, लेकिन मेरे लिए इमोशंस है सर सच में बिल्कुल ही। बहुत बड़ी बात बोली आपने प्रीति, बहुत अच्छा लगा मुझे, और जो भी बच्चे इसको सुनेंगे या मेरी जो टीम है वो भी बहुत इंस्पायर्ड होगी इस चीज से कि हम लोग जो चीजें कर पा रहे हैं उससे आज हमारे बीच में आप जैसे स्टूडेंट्स एक उभरते सितारे के तौर पर हैं, जो अब यहाँ से दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे, उनका मोटिवेशन बनेंगे। ये मेरे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है। अच्छा गाइस, अभी मैं आना आपकी वो बुक, हाँ बोलिए बोलिए। आपकी वो बुक आई थी ना सर पहले, मॉडल्स एंड थ्योरी, आपने उसका टाइटल लिख रखा था द फिलोसफर स्टोन। तो उसके कवर पेज कोई मैं घंटों तक नहीं आती रही कि फिलोसफर स्टोन नाम से आ गई है, फैमिली मेंबर को दिखाती रही। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी सर सच में। क्यों रखा मैंने उसका नाम फिलोसफर्स स्टोन्स? आप लोगों को मालूम ही होगा कि हमारा जो ज्योग्राफी है उसमें मॉडल्स या थ्योरीज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सर मेंस में ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो थे वो थ्योरीज से थे। वो फाउंडेशन है हमारा, ज्योग्राफी एक्चुअली में वही फाउंडेशन है। और आप कोई भी एग्जाम देख लो ना, आप अपने एग्जाम में देखा होगा आपने कितने क्वेश्चंस आए थे, मॉडल से कितने क्वेश्चंस आए थे, मेंस में भी क्वेश्चंस आए थे कई सारे। मेंस में तो सर ऑलमोस्ट थ्योरी डाली थी। हाँ, प्रीलिम्स में तो आते ही आते हैं, वो तो है ही। इंटरव्यूज में भी आप लोग जाओगे तो मॉडल से ही अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी, वो सीधा बोल दे रहे थे कि ना आप माइग्रेशन के मॉडल पढ़ाओ या फिर आप डेमोग्राफिक वाला पढ़ाओ, मतलब ऑलमोस्ट मॉडल पे काम के ऊपर बहुत चला। और मतलब मैं ये सोच रही थी पेपर से पहले कि शायद मॉडल्स को इतना टच नहीं करेंगे, बट उन्होंने तो सारा ही मॉडल दे रखा था, कंप्लीटली मॉडल ही दे दिए थे मेंस में। मालूम है मुझे ना कि वो क्या चलेगा वहां पे, क्या सिस्टम है, इतना तो समझ में आ गया है। तो इसीलिए उस बुक का नाम मॉडल एंड थ्योरी द फिलोसफर्स स्टोन रखा है, इसीलिए क्योंकि जब आप उसको पढ़ते हैं तो वो आपके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज मिल रहा है, आप खुद को रेडी कर रहे हो उन्हीं एग्जाम्स के लिए जिसके लिए आपने तैयारी शुरू की। तो अभी हम लोग ना एक लास्ट सा करेंगे काम जो बहुत जरूरी है, एक छोटा सा। जरूरी ये है कि देखिए हर स्टूडेंट चाहता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि हम कैसे करें, कौन सी बुक्स पढ़ें। मतलब मैं अगर ये कहूँ, आप लोगों का जो अभी स्टेटमेंट सारा आया है उसके भी आप यही समझ में आ रहा है कि रिसोर्सेज एकेज एकेडमी के इस्तेमाल किए आप लोगों ने। बट हाँ, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या उसके अलावा भी कुछ और बुक्स जो आपके फेवरेट्स रहे, है ना, जो आपने पढ़े हो, उसी बुक्स को आपने बार बार पढ़ा हो, या आपको लगता हो कि हाँ ये नोट्स ये मैंने बनाया इस बुक से, क्या क्या रिसोर्सेज। तो बेसिकली हम बात करेंगे स्टडी मटेरियल्स के ऊपर। अनीता, सबसे पहले आपसे। सर ज्योग्राफी में जैसे कि हम सब जानते हैं सविता सिंह, तो मैंने ये बुक्स तो डिटेल में पढ़ी है सर, फिजिकल ज्योग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए सर अलग अलग बुक, जैसे कि मोस्टली तो आपकी सर जो करवाते हो, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं होती सर। तो आरडी दीक्षित वगैरह में पॉपुलेशन वगैरह के लिए सर, तो ये जो नॉर्मल बेसिक बुक होती है सर, बहुत हाई फाई बुक कोई नहीं पढ़ी सर मैंने, बिल्कुल ही अलग लेवल की। तो और बाकी आपके नोट्स में सर, और जो नॉर्मल अवेलेबल होती हैं सारी बुक्स वो पढ़ी हैं। सीमा? हाँ जी सर मैंने फिजिकल ज्योग्राफी जो सविंदर सिंह की है वो डिटेल में अच्छे से पढ़ी है, और जो मास्टर्स के टाइम जितनी जैसी बुक लगती हैं उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे पढ़ा है, लेकिन इतने अच्छे से नहीं पढ़ा उनको।
और आपके नोट्स डिटेल में सर, इतनी बार रिवीजन किया उनका, बहुत ज्यादा डिटेल में उनको किया है सर, अच्छे से वो हेल्पफुल MCQ रहे लगाए। हमारे एग्जाम में पूरी तरीके से। बिल्कुल सर, हाँ जी। पायल, आपका क्या रहा स्टडी मटेरियल, क्या क्या सोर्सेज उसके? सर मैंने फिजिकल ज्योग्राफी जैसे ये जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी, इनके लिए सर सविंदर सिंह की बुक को पढ़ा है। और उससे पहले जो हम बीए में पढ़ते थे अशोक दिवाकर की बुक, उनको सर मैंने मतलब मुझे लगता है वो बहुत ठीक है, बहुत ठीक नहीं, बहुत सही बुक है, बहुत अच्छी बुक है, उनको करनी चाहिए। जो हमारे मतलब ये रहता है ना कि हमने जैसे हम बीए में पढ़ के आए हैं और जैसे अब हम ये देखते हैं कि वो ही चीज उठा के पढ़े ना, तो वो हमारे माइंड में कि ना हर एक पेज की इमेज सी छपी रहती है कि वो चीज उस पेज पे है और उस चीज को पढ़ना है। तो वो चीज बीए की अशोक दिवाकर की बुक हो गई जैसे कि, और ये सविंदर सिंह की बुक हो गई, और बाकी सर मेन चीज है आपके नोट्स, आपकी बुक्स जो है वो तो बहुत ज्यादा है। बस सर यही है, और छोटी मोटी जैसे मैगजीन्स वगैरह आती रहती है, जैसे कि एक प्रतियोगिता दर्पण भी निकालती है ज्योग्राफी की, उसमें एक ना डेफिनेशन टाइप में होती है चीजें छोटी छोटी, तो वो चीज भी बहुत ठीक है। और जो हमने जैसे जब आपकी कोर्स परचेज की थी तो छोटे छोटे नोट्स बनाए हुए थे, वो सर बहुत जरूरी है, उनको रिवीजन लास्ट का जो टाइम होता है उनके लिए सर वो पॉइंट, वो चीज बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सारी चीजों को हम रिवाइज, मोटी मोटी बुक्स होती हैं उनको सर हम नहीं पढ़ पाते, तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हम बनाते हैं ना, वो चीज सर बहुत ज्यादा जरूरी है करना। तो ये चीज सर मैं खुद कहना चाहूंगी कि जो भी इन फ्यूचर तैयारी करेगा कि स्टार्टिंग से ना हम ये सोच जाते हैं कि ना बाद में क्लास ले लेंगे और बाद में नोट्स बना लेंगे, वो चीज नहीं करनी चाहिए। साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ छोटे छोटे, वो चीज हमें लास्ट में पता चलती है कि मैं कितना ठीक रहता अगर उस टाइम नोट्स बना के चलता। एकदम से नहीं हो पाता फिर बाद में, अगर हम सोचे ना कि बाद में पढ़ के बाद में नोट्स बना लूंगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो साथ के साथ नोट्स बनाओ और उसको लास्ट टाइम पे आप उसको रिवाइज कर लो, वो बहुत ठीक रहता है। यहाँ पे मैं ऐड करूंगा कि हमें डेविस के मॉडल को नहीं फॉलो करना चाहिए, हमें पेंक के मॉडल को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि पेंक यही कहते हैं कि सारी चीजें एक साथ चलती है, इरोजन एक साथ चलता है ना। डेविस का मॉडल नहीं, पूरा प्रिपेयर हो जाए तब इरोजन होगा, नहीं। लास्ट में बहुत प्रेशर सा जाता है, हम है ना चीजें पढ़ के आ चुके होते हैं लेकिन हमें ये लगता है कि ना वो चीज छूट गई, वो चीज छूट गई। और मेरे साथ तो सर ऐसा होता था, मैं लास्ट में अपने दोस्तों को बोलती थी मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, सब कुछ रहता है। लेकिन इस चीज की हमें पूरा करने के लिए छोटे छोटे नोट्स चाहे अपना डायरी ले लो, या फिर जो बीच में मतलब वो कलरफुल पेज के आते हैं कि वैसे कुछ ले लो कि एक पोर्शन ये कर दिया, एक पोर्शन ये कर दिया, और उसको लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज कर लो, तो वो चीज आपकी पूरी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर देते हैं। तो वो यही चीज है सर बस। सुषमा जी, आपके क्या स्टडी मटेरियल्स हेल्पफुल रहे आपके लिए? सर जैसे मैं 11th और 12th पढ़ाती हूँ तो एनसीईआरटी तो सर मेरी वहीं से क्लियर थी, क्योंकि मुझे काफी टाइम होगा पढ़ाते हुए। बाकी सर मैंने ज्यादा मटेरियल पढ़ा नहीं इसके लिए, सिर्फ आपकी जो क्लासेस थी और आपके जो नोट्स और जो मैंने बुक्स मंगवाई थी, इसके अलावा सर मैंने ज्यादा कुछ बुक्स नहीं देखी स्टैंडर्ड वाली, क्योंकि वो सर मैं पहले जब मैं अपनी स्टडी करती थी मास्टर्स की, एमफिल की, पीएचडी की, सर उसमें पे काफी पढ़ी हुई थी। फिलहाल सर इस वैकेंसीज के लिए नहीं देखी सर मैंने, स्टैंडर्ड बुक्स नहीं देखी सर, एनसीईआरटी प्लस आपके नोट्स और आपकी क्लासेस, यही रहा इस पे हेल्पफुल रहे। हाँ जी सर। बहुत अच्छा। दीपिका, कैसे पूरी तैयारी, किस तरीके से, किन स्टडी मटेरियल से? सर मैंने टेक्स्ट बुक से नहीं रेफर किया सर, क्योंकि एक अटेम्प्ट मैंने नेट का टेक्स्ट बुक से दिया था, बट सर उसमें ये समझ नहीं आता कि किसी को भी ये समझ नहीं आता कि हमें किस टॉपिक को कितना पढ़ना है और कितना डीप में जाना है या फिर क्या चीजें कवर करनी है, ये खुद से एनालाइज नहीं कर पाते सर। तो ये मैं आपकी वीडियोस देखी सर, तो उसके बाद सर मैंने जून 24 के मैंने आपके मटेरियल ही देखे सर, आपकी यूट्यूब वीडियो देखी, और वही बात जो पायल ने कवर की है कि साथ साथ नोट्स बनाओ सर, और वो नोट्स की मल्टीपल रिवीजन करो। सब लोग ये कोशिश करते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ लूं तो मैं पता नहीं क्या बन जाऊंगा, लेकिन एक बुक को आप ज्यादा बार पढ़ लो, आप जरूर बन जाओगे। बहुत सारी बुक्स पढ़ना चाहते हैं, किसी ने बोल दिया ये बुक पढ़ लो तो वो जाएंगे उसको भी झट से ले आएंगे, उसको भी पढ़ना शुरू करेंगे। सर एक ही
एक ही सोर्स रखो अपना। और सर मेरे लिए तो वो सोर्स सिर्फ आपकी वीडियोस थी, जो मैंने 2-3 बार देख के और अपने नोट्स अपग्रेड भी किए हैं सर। वो नोट्स ही मेरे लिए सब कुछ थे सर। मैंने साथ साथ बनाए थे, पीडीएफ्स तो थे हमारे पास, बुक्स भी थी, पर सर जो खुद नोट्स बनाते हैं ना वो बहुत याद रहते हैं। आप एक ही चीज को जब बार बार पढ़ते हो ना, तो वो जो बार बार वाली चीजें है ना, वो हर बार कुछ नया आप एक्सपीरियंस करते हो, हर बार कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको और बेहतर समझ में आता है। इसीलिए सभी लोग यही कह रहे हैं, वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ी जाए, इसके बजाय कि 10 बुक को 10 बार पढ़ी जाए। यस सर, इट्स अ बेटर वे टू। इवन सर आपकी जो बुक्स हैं मेरी तो ऐसी हो रखी हो जैसे 10 साल पुरानी हो। वो पढ़ पढ़ के बिल्कुल ऐसे हो गए, उनके पेजेस की पता नहीं कितनी पुरानी है, कितनी बार उनको पलटा गया है, कितनी बार उनको पढ़ा गया है, अंडरलाइन किया गया होगा, हाईलाइट किया गया होगा। वही सर, तो इतनी पुरानी लगती है वो। सच में सर ऐसे मेरे नोट्स हो गए हैं, वो मेरे अलावा किसी को समझ नहीं आते हो। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को पूरी नई बुक बंडल करके भेज दूंगा आप लोग के घर के एड्रेस पे, ठीक है? फिर से उसको पढ़िएगा, बच्चों को पढ़ाइएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि वो बुक्स आप लोगों के लिए और आपकी आने वाली जो जनरेशन है उनको भी काम आए। प्रीति, आप सुन रहे हो? जी सर। हाँ, आपसे भी सुनना चाहेंगे कि आपने क्या और कैसे स्टडी मटेरियल्स प्रेफर किए, कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ अलग किया, या कुछ आपको लग रहा है ऐड करना है इसमें? सर मैंने बाकी फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह की पढ़ी है, और बाकी आपकी जितनी भी बुक्स हैं ना वो सारी मैंने काफी बार रिवाइज किया उनको, और नोट्स साथ साथ बनाए हैं। और बाकी जैसे लास्ट जैसे जैसे एग्जाम डेट पास आई ना, जैसे प्रीलिम्स की पास आई, तो ऐसे ही फ्रेंड्स वगैरह की बातों में ऐसे ही आ जाते कि वो कहते कि ये पढ़ ले वो पढ़ ले, तो काफी कंफ्यूजन आ गया था और आपके नोट्स पढ़ने छोड़ दिए थे लास्ट टाइम पे। फिर बाद में जैसे एग्जाम देखा ना, तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए थे आपके नोट से ही, तब लगा कि सब कुछ वेस्ट कर दिया लास्ट मोमेंट पे, कि आपके नोट्स के साथ ही बने रहना चाहिए था। बाकी फिर मेंस में मैंने ये गलती नहीं दोहराई बिल्कुल भी, आपकी ही बुक से मैंने सारे टॉपिक कवर किए। आपकी बुक में जैसे जियो पॉलिटिक्स, इंडियन ओशन और क्लाइमेट चेंज के बारे में, मतलब हर टॉपिक को बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से आपने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रखा है। और जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में भी आपने हर टॉपिक को अच्छे से बता रखा है, जैसे माल्थस की थ्योरी हुई और मैकेंटर की जो थ्योरी थी उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इस तरह से ही क्वेश्चन बने हुए थे सर मेंस में भी, हर क्वेश्चन में इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछ रखा था, तब आपके नोट से बहुत हेल्प मिली मेरे को। ऐसे कंटेंट कभी लिखे हुए नहीं मिलते, ना गूगल में मिलते, ना कहीं यूट्यूब पे मिलते, लेकिन आपके नोट से ही सारे जैसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हुए सर। नहीं, ये नोट्स पे, इन स्टडी मटेरियल्स पे काफी वर्क किया है मैंने मतलब जैसे आप एक स्टूडेंट की तरह जब अभी आप रहे होंगे, अब तो नहीं, आप लोग नहीं मान रहा हूँ मैं आप लोग को स्टूडेंट, तो आप सभी लोग टीचर हो, वो भी ठीक है। तो जब आप स्टूडेंट रहते हैं ना, तो आप सोचते हो ना कि हमें जो चाहिए पढ़ने के लिए, जो मेरी जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर बुक को ना हर स्टूडेंट अपने नजरिए से पढ़ता है, अपने तरीके से पढ़ता है। तो मैं भी ऐसा ही फील करता था कि जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे फील होता था, मैंने क्लासेस में बताया भी है कि मैंने कई सारी किताबें जो है ना पढ़ी हैं, लेकिन उनको फिर मैंने एकदम से रख दिया, या तो आज तक नहीं छुआ या उनको बेच दिया जो कबाड़ वाले आते हैं उनको, क्योंकि वो यूजलेस है, बेकार है। क्यों? क्योंकि वो मेरे यूज की नहीं है, मेरे नीड को फुलफिल नहीं कर रही है। तो इसलिए ना इन नोट्स पे इतना मैंने वर्क किया है कि जो एक स्टूडेंट को और जो एक एग्जाम को चाहिए वो चीजें इसमें डाली। मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ कि हमारी जो बुक्स हैं, इट इज नॉट लाइक प्रमोशनल थिंग, ये बट यस कि ये जो बुक्स हैं हमारी, वो मैं हर बार हर एग्जाम के बाद मैंने उसको अपडेट किया क्लास नोट्स के थ्रू, हर एग्जाम के बाद। इसलिए क्योंकि हर एग्जाम में एक ही टॉपिक को अलग तरीके से पूछा गया, तो वो कॉन्टेक्स्ट उसमें मैंने डाला, ताकि अगर घुमाए भी फिराए भी स्टूडेंट को, तो एटलीस्ट उनको मालूम रहे कि हाँ भाई कितना हमें टहलना है उस चीज में, कॉन्टेक्स्ट का उनके पास रहे। यही कोशिश की और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छी फीलिंग ये भी आ रही है कि आज उनको पढ़ करके आप सभी लोग कहीं ना कहीं उस मुकाम पर हैं कि मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हाँ ये हमारे स्टूडेंट्स हैं।
थैंक यू। सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ सर, सब बच्चों के लिए। मुझे ऐसा लगता है जो अभी तैयारी कर रहे होंगे नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, या किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सर जैसा प्रीति ने बोला, सर एग्जाम पास आता है ना 1 महीने और वो 15 दिन और वो 20 दिन, वो बच्चे इतना ज्यादा एंग्जाइटी में निकालते हैं कि कोई कुछ भी बता रहा है ना सर, वो पढ़ते हैं, किसी और के नोट्स भी पढ़ते हैं। सर वही नहीं करना है, उस मोमेंट पे ही आपका विश्वास अपने जो आप सोर्स पढ़ रहे हो ना उसको बनाओ कि मैं इतना ही पढ़ूंगा, इतने से ही मैं सब कुछ कर लूंगा। उस टाइम आपका विश्वास बहुत मायने रखता है सर, तो वो नहीं करना है बिल्कुल भी। जो भी तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए, ये नहीं करना। अपने नोट्स पे विश्वास बनाओ, उसी को बार बार पढ़ो तो हो जाएगा। और सर मैंने ये इंटरव्यू के टाइम अभी फेस किया, जैसे मेरे कोई ज्यादा दोस्त नहीं है, मैं अकेले ही आपकी वीडियोस देख के पढ़ती थी, बट अभी पीएचडी में एडमिशन हो गया था तो सब चीजों से पता चलता सर कि हाँ इंटरव्यू के लिए यहाँ से भी पढ़ लो, वहां से भी पढ़ लो, वहां से भी पढ़ लो। लेकिन मुझे तो पता था कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो ये चीज होती है सर, जितना आप लोगों से कनेक्ट में रहते हो आपका दिमाग खराब होता है, वो नहीं करना होता। वो नहीं करना होता सर। सही बात, बिल्कुल अच्छी बात बताई आप। ठीक है, आपने बोला हाँ। अभी, हाँ जी सर, आपने हाँ। ऐसे बोला कि मुझे प्राउड फील हो रहा है आप मेरे स्टूडेंट्स हो, लेकिन हमें प्राउड फील हो रहा है आप हमारे टीचर हो। थैंक यू, थैंक यू। कोशिश सर, है मेरी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आगे भी हम कभी आपसे मतलब ये नहीं है कि हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा कनेक्शन टूटे। हम ये मतलब मैं ये सोचती हूँ शायद हम सभी कि अगर हम कहीं पे भी अटके अपनी इस लाइन में जब हम जा रहे हैं तो हम ये मतलब आपको कॉल करते हुए झिझके ना। आप हमें मतलब ऐसा बोलो कि भाई मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप कहीं अटको आप मुझे कॉल कर सकते हो। क्योंकि सर देखो हम यहाँ हैं आपके कारण, हमारे टीचर्स के कारण जिनसे हम पिछले मतलब पहले पढ़ के आए हैं। तो बस आप हमें इतना बोल दो कि आप कभी मत झिझकना मुझसे कुछ भी पूछते हुए। क्योंकि पता है सर हम मतलब ना, मैं खुद कह रही हूँ, मैं ना मेरी गाइड को कॉल करते हुए ना 10 बार सोचती हूँ। पता नहीं सर क्यों ऐसा होता है, और पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि क्या कहूंगी सिर्फ क्या 2 वजह होती है उसकी, सोचने के मतलब सिर्फ 2 वजह, या तो हम डरते हैं या फिर हम सामने वाला का बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। सिर्फ 2 वजह है। अगर हम डर रहे हैं तो अभी हम झिझकते हैं, और रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम सामने वाले को परेशान ना कर रहे हो, वो किसी चीज में हो वो फिर परेशान हो जाएंगे। हम उस चीज की रेस्पेक्ट करते हैं। सर बस हम है ना आपसे बिल्कुल, जुड़े रहना चाहते हैं हमेशा। बिल्कुल ये नहीं इसमें क्या हम मतलब बन गए हैं कुछ तो आपको भूल जाए। नहीं सर, मैं तो नहीं, मैं तो बल्कि ये कह रही थी कि मैं ना अब फिर से सर का कोर्स लूंगी क्योंकि बच्चों को पढ़ाऊंगी। कुछ चीजें मुझे नहीं आएंगी तो मैं कहाँ से कैसे करूंगी। अब क्या करेंगे, नहीं अब भी कोर्स लेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या ना यहाँ पे आए हैं तो ये है कि बच्चों के साथ हम गलत ना करें। अगर कुछ चीज हम सीख के पढ़ा पा रहे हैं तो सीख के पढ़ाएं ना, उसमें क्या गलत है। बिल्कुल कोई गलत बात नहीं। गलत बात नहीं है। नहीं, तो सर बस यही है कि हम किसी चीज को मतलब अगर आप कह दो कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, बजाय इसके कि हाँ मैं ये करूंगा, बट हो सकता है आज नहीं, अभी नहीं, हो सकता है मैं कल करा दूं, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर। ये एक शिक्षक का, ये एक टीचर का एक नेचर है। अगर नहीं भी है तो हम इससे लर्न कर सकते हैं, इससे सीख सकते हैं। जी तो सर। इसमें बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है। मैं देखिए हमेशा आप लोग के साथ खड़ा हूँ, जी एट सर। एनी स्टेज ऑफ लाइफ मैं हूँ। ठीक है, मैं आप लोग के साथ हूँ, कभी भी कोई भी नीड हो मैं हूँ हमेशा। हम लोग, मैं कुछ ऐसा सिस्टम बना रहा हूँ अभी ताकि हम जो इस टाइप के जो एस्पिरेंट्स हमारे जो क्वालिफाई होकर के एक पोजीशन पर हैं, उनको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे रखें ताकि सब लोग भी कनेक्टेड रहें आपस में। एक सबसे जरूरी चीज आप लोग को बताना चाहूंगा कि देखिए अब ये टाइम है आपका अपना नेटवर्क बनाने का। दिस इज अ मैटर ऑफ इंटरनल, एक्चुअली इंटरनल मैटर हम कह सकते हैं। अब ये आपका टाइम है अपना एक नेटवर्क बनाने का, जो आप लोगों ने देखा होगा अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स के साथ रहता है ना नेटवर्क। सो नाउ दिस इज द टाइम कि आप सभी लोग आपस में पहले तो एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, क्योंकि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब में आते हैं तो ना फिर आपसे और लोगों की उम्मीदें जुड़ने लग जाती हैं, और उस वक्त फिर आपको अपना नेटवर्क अगर बढ़िया है, बना रखा है अच्छे से ना, तो वो काम आता है। और हर दूसरे का एक दूसरे से वो ना रहता है, वो कभी ना कभी एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और यही पूरा सिस्टम, इसी को हम सिस्टम कहते हैं। दिस इज सिस्टम, यही तंत्र है, इसी को सरकारी तंत्र जो हम कहते हैं ना, यही सिस्टम।
कि आपस में एक दूसरे को जोड़ करके रखना और जुड़े रखना और हर तरीके से एक दूसरे को हेल्प करते रहना। तो वो भी हम करेंगे, उसके लिए भी हम लोग है ना कुछ सोच रहे हैं करने का। उसके लिए आप लोग को नहीं सोचना है, एनी टाइम एनीथिंग आई विल बी देयर, ठीक है। सर JRF वाला टूर लेके चलना सर प्लीज। वो मैं प्लान कर रहा हूँ, वो मैं मार्च में प्लान करूंगा। अभी सबसे पहले आप लोग की प्लानिंग करनी है आपका मीटअप। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग फिजिकली मिलें। मैं देख रहा हूँ सबसे अच्छा लोकेशन क्या होगा, हम लोग कनेक्ट करेंगे फिर उसी लोकेशन पे। जरूरी नहीं दिल्ली हो, कोई अच्छा लोकेशन जो आप लोगों के लिए रीचेबल, ठीक है। हरियाणा में भी कहीं कर सकते हैं, दिल्ली एनसीआर में कहीं कर सकते हैं। मैं आ रहा हूँ लास्ट सेशन पे अपना, बस एक लास्ट, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि अब आप सभी लोग क्वालिफाइड हो चुके हैं। अब इसके ऊपर आपको कुछ भी करना है, आपके लिए पूरी दुनिया पड़ी है हासिल करने को। आप इसके लिए, इसके बाद यूपीएससी कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, लोग करते हैं। मेरे साथ के लोगों ने किया, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, उसके बाद वो एसडीएम के पोस्ट पे गए हैं, फिर वहां से प्रमोट होकर के वो एसपी बन गए हैं। तो वो ये सब चीजें चल रही हैं। अब आप कुछ भी हासिल कर सकते हो अपनी जिंदगी में, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए एक एस्पिरेंट, एक स्टूडेंट जो सोचता है कि मुझे भी ये चीज हासिल करनी है, तो ये लास्ट है ना। चलते चलते मैं कहूंगा कि आप सभी लोग उन सभी एस्पिरेंट्स को जो आपकी बातों को सुने, उन आपकी बात को सुन करके ना उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। हो सकता है मेरी बातें उनको उतनी ना समझ में आए, लेकिन आप लोग क्वालिफाइड हैं, आपने हासिल किया है, अचीव किया है, आपके अचीवमेंट से उनकी फीलिंग्स जुड़ सकती है। तो मैं चाहूंगा एक एक करके सब लोग उन सभी को बिल्कुल मोटिवेट करें, एक ना इंस्पिरेशनल कोट्स, लाइंस जो आपको पसंद है। शुरू करते हैं, अनीता। सर मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि अपने बैकग्राउंड को सक्सेस की बाउंड्री ना बनने, कि सपने ऊंचे देखो, कंटिन्यूअस मेहनत करो और पर विश्वास कि एक दिन जरूर होगा। बस अपनी मेहनत के साथ दगा मत करो कि नहीं आज नहीं कल, कॉन्टिन्यूसली रखो, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा, डेली अपनी रूटीन प्रॉपर रखो। और ये नहीं कि मेरा बैकग्राउंड ये है वो है तो मैं ये बन नहीं सकता, ये तो बड़े छोटे बच्चे, ऐसा कुछ। अगर मैं बन सकती हूँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर कोई बच्चा जो सच्चाई के साथ मेहनत करेगा वो हर कोई बच्चा बन सकता है। सर बिल्कुल सही बात कही। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप जरूर सक्सेस होगे। कभी भी आप ये मत सोचना कि मैं कर नहीं सकता। जब तक मेरा नहीं हुआ था तब तक ये होता था ये लिस्ट में जो नाम आता है ये हमारा भी आ सकता है क्या, आएगा या नहीं आएगा। बस अब ये सच में यकीन हो गया है कि जो मेहनत करते हैं वो सच में कामयाब हो जाते हैं। होते हैं, मेहनत ही सफलता ले आती है, बिना मेहनत के नहीं हो पाएगा कुछ भी। आप लोगों ने किया है ना, तो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि सच में हमने कुछ अचीव किया है, और वो भी पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से किया है। पायल। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि बोला अनीता ने और सीमा ने कि कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहो, कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे नहीं होगा। हम जितने भी अभी यहाँ जुड़े हुए हैं कई तरह के हैं जिनकी स्टडी में गैप भी आया है। जो मैम अभी पीछे सुषमा मैम हैं वो बता रही हैं कि देखो इतने मतलब इतने एक जैसे कि काफी गैप भी रहा उनका, छूट गई पढ़ाई, फिर वो टीचिंग में है। एक तरह से गैप तो नहीं कह सकते, जुड़ी हुई तो वो है, लेकिन फिर भी एक स्कूल की टीचिंग से यहाँ पे मतलब कॉलेज के उसमें आई है वो। तो ये सब मेहनत ही है। अगर हम डर जाएंगे ये सोच के कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं खुद कह रही कि अगर मैं रुक जाती ना वहां तो मैं यहाँ नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे हर तरह का है, हर तरह की है। जैसे कि अनीता है कि तुरंत मास्टर्स होते ही उनका तुरंत हो गया, दीपिका है और भी हैं। तो सर हर एक सिचुएशन में आप कर सकते हो, ना एज मैटर करती ना बैकग्राउंड मैटर करता। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। और बस सर को फॉलो करते रहो और सर के नोट्स पढ़ते रहो। कोई गुंजाइश नहीं कि आप रह जाओगे। बस धोखा मत करो खुद के साथ, पेरेंट्स के साथ। पॉजिटिवली पढ़ते रहो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। आज ना तो कल ना तो आगे, जरूर कामयाब हो जाओगे। जरूर मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ दीपिका।
यस सर। सर मैंने ना कहीं पे पढ़ा था कि आपकी नियति में ही नियत है, तो आपकी इंटेंशंस अगर साफ है ना, मैं यही बोलूंगी, तो हो जाता है। अगर आपकी इंटेंशंस बिल्कुल प्योर है और आपको पता है कि ये, और इंटेंशंस के साथ सर विश्वास, आपको पता है कि आप कर लोगे ना तो सच में कर लोगे। अगर आपका अपने ऊपर विश्वास नहीं है ना सर, तो नहीं हो पाएगा। और वो विश्वास ना सर, सिर्फ मुझे लगता है मेरे केस में सर पेरेंट्स भी नहीं, वो विश्वास सिर्फ आपने मुझे दिलाया था कि दीपिका कर लोगे। मुझे वहीं से कि सर ने बोला है ना तो मैं कर लूंगी। सिर्फ वो अपने ऊपर विश्वास और इंटेंशंस, ये कभी डगमगाएंगी तो नहीं हो पाएगा। ये आप अपनी सही रखो तो हो जाएगा। ऐसा होता है कि हम कई बार सोचते हैं कि अब मेरे से ये चीज नहीं हो पाएगी। मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं भी जब भी कोई काम शुरू करता हूँ, या हमारे साथ भी बहुत तरीके की डिफिकल्टीज आती हैं, वी आर इन कॉम्पिटिशन, तो कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि हम ये चीज नहीं कर पाएंगे अब। बट मैं उस वक्त पॉज, मैं उस दिन पूरा टाइम केवल यही सोचता हूँ कि अगर मैं ये नहीं कर सकता, मान लो मैंने कह दिया खुद को कि अब ये मैं नहीं करूंगा, आगे क्या करूंगा आगे, और कोई ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास ना। तो इसीलिए जब ऐसा लगे कि आपको फील आए कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो आप सोचो कि आपके पास क्या और ऑप्शन है जहां कुछ अच्छा कर सकते हो क्या। ठीक है, गो फॉर इट। अगर नहीं है तो अपने डिसीजन के साथ लगे रहिए। मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जैसे अभी हम चले ना, ये प्रोसेस चला है लगभग 1.5 साल चला है ना, हाँ तो हाँ, बहुत हम आराम ना से। बीच में ना, मैं खुद से कहती थी भाई मेरे से नहीं होगा। मैं कह देती थी कि अगर किस्मत में होगा ना तो हो जाएगा, अदरवाइज जाने दो, नहीं है बस की। लेकिन फिर भी ना दिल ये कहता था, एक दिन फिर भी हट गए पढ़ाई से, फिर नेक्स्ट डे फिर यही रहता था कि यार जब यहाँ तक आ गए थोड़ा और सही, थोड़ा और सही। और फिर थोड़ा भाई मोटिवेशन मिलता था इधर उधर से कि हो जाएगा, करते रहो थोड़ा थोड़ा। जिस दिन हम बहुत परेशान हैं, थोड़ा गैप ले लो, कोई बात नहीं, थोड़ा घूम लो फ्रेंड्स के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस ये है कि हो जाता है। हम सोचते जरूर है कि नहीं होगा, छोड़ दो भी, मेरे बस की बात नहीं है। बट अगर हम कंटिन्यूटी मतलब बने रहते हैं ना उसके साथ, तो डेफिनेटली होता है सर। मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि नहीं। मैं मानती हूँ बहुत से बच्चे रहे हैं, मेरे खुद की, मेरे साथ जो मेरी जो फ्रेंड है, रूममेट मेरी है, वो यहाँ पे आके रही है, मैंने देखा है उसका मतलब बहुत ज्यादा दुख उसको हुआ है। लेकिन सर ये है ना कि चीटिंग है, अब हर चीज एक चली हुई हिसाब से, हम कुछ वो कर फिर भी से नहीं खड़े होंगे, वो सकते। फिर से तैयारी करेंगे, फिर से पढ़ेंगे। वही है ना, ये चीज है, मेहनत करने लेकिन वाले किस्मत नहीं कोसते हैं, किस्मत नहीं कोसेंगे। अगर मेहनती होंगे वो फिर से शुरू करेंगे, फिर से लड़ेंगे और हासिल करेंगे जो उन्हें करना है। दुख होता है, मैं मानती हूँ जिसका नहीं हो पाता, लेकिन ये नहीं है कि ये एंड है। आप कर सकते हो उसके आगे भी जाके चीजें। आप बहुत कुछ पढ़ के आ चुके हैं, आपको बस थोड़ी सी मेहनत की और जरूरत है, शायद हो सकता है नेक्स्ट स्टेप आपके लिए सक्सेस का हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ रह गए तो बस अब कुछ नहीं है। तो ये चीज भी बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी अगर रहा है, देखो हमें पता है कि भाई हम उनका दुख नहीं समझ सकते, लेकिन बस यही है कि क्या पता अगला कदम आपकी सक्सेस का हो, नेक्स्ट कदम जो आप उठाएंगे। तो पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक आ चुके हो, थोड़ा सा और, बस इतना है, आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे एक दिन। हार मारने की कोई भी जरूरत बिल्कुल नहीं है, नहीं है, बस बिल्कुल कंटिन्यू बिल्कुल। में रहें। अच्छा, थैंक यू। बाकी प्रीति और सुषमा कहाँ चले गए? डिस्कनेक्ट हो गया शायद। चलिए कोई नहीं, अभी जुड़ जाएंगे तो ठीक है। वरना देखिए, यही कहूंगा मैं भी सभी लोगों को, सभी बातों, जो भी बात आप लोगों ने बोली उसका सार यही है कि जो रातों में जागते हैं वही सुबह का सूरज देखते हैं, जो आप लोग आज देख रहे हो। और जो हार के बाद भी नहीं रुकते वही इतिहास में दर्ज होते हैं। आप लोग का नाम दर्ज हो चुका है। और संघर्ष की राहें होती हैं कठिन, और मंजिल वही मिलती है जहां हौसले थकते नहीं। तो याद रखिए, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए इंसान नींद से भी समझौता कर लेता है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम आज अगर असफल हो गए हैं तो वो कोई आखिरी नहीं है। इसके बाद भी आपके सामने तमाम ऐसे ऑप्शन है जहां से आप शुरुआत कर सकते हैं, है ना। तो आज का सेशन केवल एक डिस्कशन नहीं था, ये उन कहानियों का संगम था जिनमें संघर्ष भी था, धैर्य भी था और अंततः सफलता भी थी। आज यहाँ बैठे सभी अभ्यर्थियों ने यह सिद्ध कर दिया
कि सपने केवल देखने के लिए नहीं होते, उन्हें सच करने के लिए होते हैं। हर सिलेक्शन के पीछे कई वर्षों की मेहनत होती है और कई बार सेल्फ डाउट और कई स्लीपलेस नाइट्स भी छुपी होती हैं, कई रातें जो हम जागते हैं और अंत में एक रात वो भी आती है जो हमें जगाए रखती है, सफलता वाली रात। मैं आप सभी को एक बार फिर से एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ, है ना सभी लोग। थैंक यू सर। और जो भी एस्पिरेंट ये सेशन देख रहे हैं, याद रखिए ये कहानी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि इनकी कहानी भी कभी आपकी तरह ही शुरू हुई थी। क्योंकि देखिए वही है कि सही दिशा और सही स्ट्रेटजी और निरंतर परिश्रम के साथ आप भी इस मुकाम असिस्टेंट प्रोफेसर के मुकाम तक पहुंच सकते हैं। प्रीति आप चले गए थे? जी सर, वो डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। कोई नहीं, हम आपका सेशन फिर से इसमें कर लेते हैं। मैं ये कह रहा था कि चलते चलते अब आप एक टीचर हो गए हो ना, एक प्रोफेसर आप हो गए हो, तो अब आप क्या ऐसे एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए, स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपको क्या लगता है कि आप उन्हें क्या बोलना चाहोगे? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको कंटिन्यूटी में थोड़ा अपना करना चाहिए और अपने एजुकेटर पे विश्वास बनाए रखना बहुत सबसे पहला मस्ट है ये चीज। जैसे किसी रीजन से आप क्लास नहीं ले पाते तो ग्रुप में बच्चे ऐसे ही मतलब पेशेंट खो देते और ऐसे कुछ ना कुछ बोलते रहते, बहुत बुरा लगता था सर ऐसे। तो मतलब ऐसे काफी कुछ पढ़ने को था हमारे पास, आपके नोट्स थे, कंटेंट था, आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस थी, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करके वो ग्रुप में ऐसे मैसेज करते रहते फिर भी। लेकिन मैं तब वैसे ही पढ़ने में लगी रहती, आपकी रिकॉर्डेड क्लास देख लेती, कभी जैसे आपके नोट्स पढ़ लेती। तो कंटिन्यूटी हमेशा बनाए रखनी चाहिए और कभी भी खुद को कम नहीं जांचना चाहिए। जैसे मेरे को ये लग रहा था प्रीलिम्स हुआ तो वो तो अच्छे स्कोर से हो गया था, लेकिन मेंस में मार्क्स नहीं डिस्प्ले करते ये पहले, तो यही लगता था कि मैं बॉर्डर लाइन पे होंगे तो क्या ही मार्क्स आए होंगे, तो इंटरव्यू में क्या पता शॉर्ट लिस्ट हों भी या ना भी हों। तो खुद पर विश्वास नहीं खोना चाहिए सर, कभी भी अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि मैंने कहाँ से पढ़ा है, किन सर से पढ़ा है, तो कितनी मेहनत की है। तो इन सब चीजों को मतलब इस सारा जितना भी प्रोसेस है इस पे विश्वास रखना चाहिए और खुद को कम नहीं आंकना चाहिए और लास्ट तक बने रहना चाहिए, तब जब तक पॉसिबल हो, और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बस यही कहना चाहूंगी सर। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अंत तक बने रहना चाहिए और अंत तक बने रहने से ही सफलता मिलती है। सभी है जी सर। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के क्वालिफाइड जो एस्पिरेंट्स थे, सभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सभी ने यही बातें कही हैं कि आप सभी लोगों को निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए और अंत तक बने रहना चाहिए। मैं शुक्रिया करूंगा आप सभी लोगों का, थैंक यू इस सेशन में अंत तक बने रहने के लिए और अपनी मोटिवेशनल जो जर्नी थी वो सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करने के लिए। और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की ये जो बातें हैं, आप लोग की जो मेहनत है, ये उनके ऊपर भी असर करेगी और वो भी आज से अभी से अपने मंजिल को हासिल करने के लिए पढ़ाई में लग जाएंगे, जुट जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्पेशली सीमा, अनीता, पायल, प्रीति, दीपी, सुषमा जी भी कट हो गई हैं और यश, हमारे साथ और भी लोग यहाँ जुड़ना चाहते थे लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, अभी तकरीबन 5 से 6 लोग और थे जो जुड़ना चाहते थे लेकिन वो जुड़ नहीं पाए। उन लोगों ने भी क्वालिफाई किया है, बट ये है कि आज वो लोग अवेलेबल नहीं थे। बट एनीवेज हम सेशन करेंगे और आप सभी लोगों के साथ ऑफलाइन मीटअप करेंगे और एक बार फिर से जुड़ेंगे और बेहतरीन और ढेर सारी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन। और अभी मैं जाते जाते आप लोग को बता दिए जाता हूं कि आप सभी लोग अगर हरियाणा से ही हैं या दिल्ली एनसीआर से हैं तो आप लोग मुझे सजेशन दीजिएगा कि मैं कौन से वेन्यू को चूज करूं जहां आप लोगों के लिए आना इजी हो, आप सभी आ सकें और हम मिलकर बैठ करके और भी चीजों को डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो आप लोगों से कनेक्ट करेंगे ना, टीम से दुर्गा जी कनेक्ट करेंगे, वो आप लोगों से शेयर कर लेना या डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप कर देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर। चला जाए, यस, ढेर सारी बधाइयां, सेलिब्रेट करिए ना, खुश होइए, ये वो पल है, मतलब ये खुशी ना ऐसे है कि जैसे जैसे दिन गुजरेगा वो कम होता जाएगा, तो इसको सेलिब्रेट करिए। ठीक है, खुश रहिए और सेलिब्रेशन करिए घर में सबके साथ।
सर आपके साथ भी करना है सर, जल्दी बाकी हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बम्पर सेलिब्रेशन करेंगे, उसका टेंशन मत लीजिए आप लोग। ओके सर। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं सब लोग बहुत जल्दी। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू।